जी, क्या आंसर कर रहे हो? सर डी। ऐसे बोलो बी फॉर बॉम्बे या ए फॉर एप्पल, क्योंकि बी और डी ना फिर कंफ्यूजन रहता सर डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इस बात को बताएगा कि भारत का एक महान्यायवादी होता है, यानी कि एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहला विधिक अधिकारी कौन होता है, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, तो आप अपना आंसर करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो आपको एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं आप साथ साथ में लिखते हुए चलेंगे। और लॉ ऑफिसर का मतलब क्या है, इसमें देखो दो बातें होती हैं। पहली बात ये होती है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 76 के तहत राष्ट्रपति इसे अपॉइंट करेगा। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे इसे। दूसरी बात ये है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब तक चाहेंगे ये अपने पोस्ट पे रहेंगे। वैसे कहा जाता है कि ये लगभग गवर्नमेंट के साथ पूरा रहते हैं, पूरे टेन्योर तक रहते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि लॉ ऑफिसर का काम क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, जैसे इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो इनका पक्ष रखना इंडियन जुडिशरी में, यानी कि भारत का कोई भी वो न्यायालय हो सकता है, वो एक सेशन कोर्ट से लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी हो, वहां पर अगर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर पक्ष रखने हैं, है ना, तो उसको कौन रखेगा? उसे मोदी जी खुद नहीं जाएंगे रखने, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही एक अपॉइंटमेंट कर रखी है आर्टिकल नंबर 76 के तहत। वो कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। और सेकंड कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप ध्यान रखो। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है मुख्य विधि परामर्शदाता, और इनका काम क्या है? इनका ये काम है कि लॉ से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं या जितने भी कंसर्न्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ही काम होता है। समझ में आ गया सभी को? चलो, तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। बताइए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। प्रारूप समिति को इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो है वो तैयार करा था, ठीक है ना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे बताइए? बी आर अम्बेडकर। सर बी आर अम्बेडकर, सी ऑप्शन। क्या आप लोग के फर्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान से करिएगा। तो आंसर होगा आपका बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पूरा नाम क्या है इनका, बी आर अम्बेडकर का? डॉक्टर भीमराव रामजी सतपाल अम्बेडकर। फिलहाल भीमराव रामजी अम्बेडकर याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो है वो भीम, फिर राव, उसके बाद आर जो है वो राम जी के लिए, ठीक है, भीमराव रामजी अम्बेडकर पूरा इनका नाम था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। और 1947 में बन गई थी कमेटी, है ना। 1947 में कमेटी बनी है, रिपोर्ट दी है इसने 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको, संविधान सभा को। तो 1947 में कमेटी बनी है, 1948 में इन्होंने फेब में ये इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया कि जो ड्राफ्टिंग होगी वो इस तरह से होनी है ना। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करा गया। मौलिक कर्तव्य जानते हैं ना, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है। यस सर, 42 में संशोधन। सर 42। सर बी 42। बी फॉर बॉम्बे। जी जी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज CAA, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42nd है, उसके तहत ये करा गया था, एंड इट केम इन 1976। ठीक है, 1976 में आया था। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत भारत के संविधान में दो बहुत बड़े चेंज करे गए। पहला, एक पार्ट ऐड करा गया 4A, ठीक है, 4A पार्ट ऐड करा गया, और इसके तहत आर्टिकल ऐड करा गया 51। 51A में टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई हैं। वो सारी की सारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आपको याद करनी होती है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। लेकिन सबसे बड़ी चीज, ये फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं ये चैलेंजेबल नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मौलिक जो अधिकार हैं आपके, जो फंडामेंटल आपके राइट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक के बीच में, तो वो सारे के सारे जो हैं आपके वो चैलेंजेबल हैं, यानी कि आप उसे किसी भी कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर कभी ड्यूटीज आप वायलेट करते हो तो उसके लिए चैलेंजेबल नहीं है, यानी कि आप स्टेट को ये नहीं बोल सकते या स्टेट आपको ये नहीं बोल सकता कि करो ही करो। एग्जाम्पल के तौर पे एक ड्यूटी आपकी ये है कि आप अपनी राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान करेंगे, ठीक है, चाहे वो राष्ट्र ध्वज हो, चाहे वो राष्ट्रगान हो,
चाहे वो कोई मॉन्यूमेंट हो, इन सभी का आपको क्या करना है, सम्मान करना है। लेकिन आप देखो अगर आप गवर्नमेंट बसेस में अगर ट्रैवल करते हो कभी सरकारी बसेस में, तो खुद जाके उसकी गद्दी फाड़ते हो, है ना, बस की जो गद्दियां होती हैं। तो सरकारी जो संपत्ति है उसका आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, उसकी रक्षा करनी है। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तो भी हम लोग को सजा नहीं होती है, बस जुर्माना होके हम छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चैलेंजेबल नहीं है, कोर्ट में आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये टोटल 10 है। चलिए आगे बताइए। भारतीय संविधान में, एक मिनट, हाँ, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की जो बैठक है वो होना जरूरी है, यानी कि कितनी बार पार्लियामेंट की सिटिंग होनी जरूरी होती है एक साल के अंदर, बताइए। सर 3 बार। 3 बार सर। 3 बार सर। नहीं, 2 बार। ठीक है, सिर्फ 2 बार सिटिंग होनी जरूरी है, वो भी 6 मंथ्स के गैप पे, याद रखिए। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 टाइम्स। अगर 6 मंथ्स में एक बार सिटिंग नहीं हुई तो फिर ऐसे टाइम पे लोकसभा भंग मानी जाएगी, यानी कि जो लोकसभा है उसका पूरा का पूरा जो कार्यकाल है उसको खत्म कर दिया जाएगा, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसका अपने आप बाय डिफॉल्ट रेजिग्नेशन मान लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि 6 मंथ्स के बाद तुरंत 6 मंथ्स के अंदर एक मीटिंग होनी जरूरी है। अगर एक भी दिन ऊपर हुआ तो प्रधानमंत्री सहित उनका जो पूरा का पूरा कैबिनेट है उसका इस्तीफा माना जाएगा, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट उस टाइम पे भारत में नहीं होगी। ठीक है, याद रहेगा। यस सर। 2 बार होता है। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट जो अधिकार हैं वो किसे दिए हैं? अवशिष्ट अधिकार क्या होते हैं? जो रेसिडुअल पावर्स, इंग्लिश में कहते हैं, सर सी होगा। इसमें बात है रेसिडुअल पावर्स। रेसिडुअल पावर्स क्या होती है पता है आपको? सर संघीय सरकार को ए। पहले ये बताइए रेसिडुअल पावर्स होती क्या है? अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है कि केंद्र के पास है, तो ऑफ कोर्स आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। लेकिन अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां है क्या? रेसिडुअल पावर्स होती क्या है, ये बताइए। देखो, अगर कभी आप शेड्यूल्स पढ़ोगे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आपको कितने शेड्यूल्स गिवन है, कितनी अनुसूचियां हैं आपके पास, बताइए। 12 संविधान में 12 की 15? 12 सर। 12 12 है। तो अगर 12 शेड्यूल्स हैं तो 12 शेड्यूल्स में आपको अगर देखा जाए तो कुछ अनुसूचियां दी गई हैं, सॉरी कुछ इसके अंदर आपको लिस्ट दिए गए हैं, ठीक है ना। 12 में लिस्ट है अंदर बहुत सारे, जैसे पहली आपको बताएगी कि यार इंडिया किसको बोलोगे आप, है ना, ये आपकी पहली होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपके, पहले तो म्यूट करो, जी म्यूट करो। हाँ, दूसरी चीज होगी जैसे जो आपकी पेंशन वगैरह हो गई, या जो भी सैलरी होंगी सुप्रीम बॉडीज की अपने इंडिया में, वो कैसे डिसाइड होंगी, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राज्यसभा में जो सीट्स हैं, है ना, कितना स्टेट्स जो है वो कितनी सीट्स देते हैं, ये सारी की सारी बातें आपकी शेड्यूल्स में लिखी हुई हैं। आपकी जो लैंग्वेजेस हैं वो सब आपको मिलेंगी, आपकी जो नगर महापालिका है जिसको म्यूनिसिपैलिटी कहते हो, ठीक है, इसके अलावा ये सारी की सारी बातें आपको मिलेंगी। तो इसमें क्या होता है कि 3 तरह की लिस्ट जो है ना वो आपको दी गई है। 3 तरह की लिस्ट की बात होती है। सबसे पहली लिस्ट होती है उसको कहते हैं यूनियन लिस्ट, यानी कि संघ सूची। दूसरी जो होती है उसे कहते हैं स्टेट लिस्ट, ठीक है, यानी कि राज्य सूची। और तीसरी होती है दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट दैट इज समवर्ती सूची, जिसको हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसे अडॉप्ट करा है। आप जानते हैं कि भारत के संविधान को बोला जाता है कि उधार का थैला है ना, बोरोइंग बैग बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, बिकॉज हमने कई सारे जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी रही है ना, जो हमारी संविधान सभा थी, उन्होंने बहुत सारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करा, और उसके बाद जहां से हमें जो जो चीजें अच्छी लगी वो हमने अडॉप्ट कर ली। दैट इज व्हाई हमें बोला जाता है कि उधार का थैला है भारत का संविधान, ठीक है। कभी कभी इसे फेडरल की संज्ञा दी जाती है, कभी कभी इसे यूनियन कहा जाता है, कभी इसे क्वासी फेडरल कहते हैं। तो अलग अलग जो आप कह लीजिए चीजें जो है वो संविधान के बारे में बताई गई हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। फिलहाल आप ये समझिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें 3 तरह की लिस्ट को शामिल करा गया। ऐसे सभी के सभी विषय जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र का होगा। दैट मीन्स कि वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिनके ऊपर एज पर द लॉ अगर हम बात करें तो वो सारे के सारे बनाने के जो अधिकार है वो किसको होंगे? वो संघ सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका डिफेंस सेक्शन, डिफेंस के ऊपर अगर राज्य सरकार चाहे तो कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना। आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है,
आपका जो टैक्सेशन सिस्टम है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं, हालांकि टैक्सेशन सिस्टम को बाद में उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, स्टेट के साथ भी हमने उसको शेयर करा था बाद में जाके, तो ये सारी की सारी जो चीजें आपकी, आपका फाइनेंस हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपकी यूनियन लिस्ट है। ऐसे स्टेट में क्या हो गया कि ऐसे सभी मुद्दे, ऐसे सभी सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य का होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, वो स्टेट लिस्ट में आ गए। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और बोला गया है कि अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट ने कोई कानून बना दिया है, कोई लॉ बना दिया है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी कि हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हम अपना लॉ बनाएं, जैसे मान के चलो कि कोई सब्जेक्ट था, उसके ऊपर स्टेट पहले से ही कोई लॉ बना चुका है ना, लॉ बना चुका है तो फिर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर सेंट्रल को लगता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हम भी लॉ बनाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में अगर कभी दो लॉ बने, ठीक है, तो दो लॉ बनने के केस में पैरेलल आने की कंडीशन में अगर ये कभी इम्पोजिंग होती है, तो केंद्र सरकार का जो कानून है वो माना जाएगा और राज्य सरकार का जो कानून है वो अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाता है। समझ में आया? ये चीज आप ध्यान रखें। तो स्टेट को वरीयता दी तो गई है, लेकिन अगर कभी सेंट्रल ने चाहा तो सेंट्रल उस कंडीशन में ओवरकम कर जाएगा स्टेट के लॉ। ठीक है, इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसी सूची जिसके ऊपर ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जहां पे लॉ बनाने का अधिकार दोनों को दिया गया है। आपको समझ में आ रहा है? और इसमें भी सेम चीज होती है ना, यही सेम चीज आपको इसमें भी मिलेगी कि सेंट्रल हमेशा सुप्रीम है। समझ में आया? लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने का अधिकार दोनों को होता है, स्टेट को भी होता है और सेंट्रल को भी होता है। तो यहाँ पर तो ये चीज हमेशा चलती है कि सेंट्रल की सुप्रीमेसी अपनी दिखाता है। लेकिन इन तीनों के अलावा भी कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स आगे देखे गए जो कि इन तीनों में मेंशन नहीं थे। समझ में आया? तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स जो संविधान में उस टाइम पे नहीं मेंशन थे, तो संविधान सभा के जो लोग, सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा यार, आज तो मत बोलो, आज क्या हो रही है, आज तो मैंने इंटरनेट भी नहीं यूज करा। अभी आ रही है? अभी आ रही है? यस सर। देखो मैं कैमरा ऑफ करता हूँ। कैमरे से भी बहुत चीजें होती हैं, मैंने ऑब्जर्व करी है चीज। तो नहीं कर सकता साउंड। चलो देखो, हाँ, तो मैंने आपसे कहा कि कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स बच गए, ठीक है, जिनको ना तो यूनियन लिस्ट में शामिल करा गया, ना तो स्टेट लिस्ट में और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ऐसे सभी के सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस में डाल दिए गए, वो रेसिडुअल लिस्ट में डाल दिए गए। समझ में आ रहा है? और ये सारे के सारे रेसिडुअल जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर लॉ बनाने का अधिकार भी हमने किसको दिया, संघ को दिया, यानी कि संघ सरकार को दिया। समझ में आ रहा है? तो रेसिडुअल जो पावर है वो किसको दी गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी गई। अभी क्लियर है? यस सर। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट बताओ। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। 6 months। 6 माह बाद सर, 6 माह 6 months। हीना जी, आपकी तरफ से थोड़ी नॉइज है ज्यादा जी। तो कितना होगा, 6 months है ना? तो 6 months के अंदर जो है उनको किसी ना किसी का आंसर है इसका। हाँ जी, आंसर है जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जब महाराष्ट्र में अभी चुना गया, सरकार चुनी, आवाज नहीं आ रही आपकी। बाकी सभी को आ रही है? अब आ रही है सर। बाकी सभी को मेरी आवाज आ रही थी अभी? सर आ रही है। योगेश जी शायद कनेक्शन प्रॉब्लम है आपके उधर। जी रुक रुक के आ रही है, रुक रुक के ब्रेक हो रही है सर। आपको जुकाम है क्या? किसको सर? नितेश जी को, क्योंकि नितेश का माइक ऑन है और ऐसा लग रहा है कफ है इसको, आवाजें आ रही है बड़ी। चलो, तो 6 months के अंदर होना जरूरी है ना? हाँ, तो मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि महाराष्ट्र में अभी मुख्यमंत्री चुने गए थे, कौन? उद्धव ठाकरे, है ना? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उद्धव जो ठाकरे हैं वो ना तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे और ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ना तो विधानसभा के, ना तो विधान परिषद के। तो ऐसी कंडीशन में इनको 6 months के अंदर क्या होना था, किसी ना किसी हाउस का मेंबर बनना जरूरी एक सदन की सदस्यता लेनी थी। हाँ, तो वो मेंबर बन गए, उसके बाद काम हो गया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य
का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। कहने का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज्यादा नॉमिनेशन देता है। यूपी सर, यूपी है इसका आंसर। सर यूपी ए उत्तर प्रदेश। यूपी आपका आंसर सर। होगा यूपी। ठीक है, याद रखिएगा यूपी से लोकसभा की तो 80 सीटें हैं, है 80 ना हमारे सीटें यहाँ सर। से, और 31 सीटें आपकी राज्यसभा से, तो ये सबसे ज्यादा। और यूपी के बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है एमपी, और एमपी में लोकसभा की 29 सीटें हो जाती है। देखिए कहाँ पे 80 और कहाँ पे 29, देख रहे हैं आप, तो बहुत बड़ा एक फासला है। खैर उसको छोड़िए, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की और 31 सीटें हैं राज्यसभा की। पहले नंबर पे यूपी, दूसरे नंबर पे एमपी, तीसरे नंबर पता नहीं कौन है, देख लेना, महाराष्ट्र या राजस्थान में कोई और होगा। चलो नेक्स्ट, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है और उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना करी है। बताइए, आपसे यहाँ पर एक असर्शन दिया और एक उसका रीजन दिया है, यानी कि एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट को ये बोला गया देखने के लिए कि भाई जो सुप्रीम है वो सेंट्रल है, मतलब वो कहीं ना कहीं आपको जो रीजन दिया जा रहा है वो पहले वाले असर्शन को फॉलो करना चाहिए, उसका आंसर होना चाहिए एक तरह से। बताइए, आवाज क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, बताओ भाई जल्दी। अच्छा पहले ये बताओ, ये संघीय प्रणाली क्या होता है, कौन बताएगा? सर इसमें एमपी जो चुनकर आते हैं उनका, वो एमपी जो चुनकर उसे प्रधानमंत्री को चुनते हैं। नहीं, और सर ऐसा कुछ नहीं होता। तो सर ऐसा नहीं होता सर। सर जब मेंबर ऑफ संघीय पार्लियामेंट प्रणाली सर ये होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें होती हैं। सर उसको बोलते हैं मैम, उसको बोला जाता है बाय लेजिस्लेचर काइंड ऑफ। ठीक है सर, उसमें एमपी चुन के प्रधानमंत्री, जो हमारे जो क्या नाम है लोकसभा है, वो संघीय प्रणाली के अधीन कार्य नहीं करती सर? कार्य तो करती है सर, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ संघीय प्रणाली क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपका नाम बताइए तो आप मुझे ये बोलेंगे कि मैं इस घर में रहता हूँ, गलत है ना? रहते तो आप है उस घर में, लेकिन मैं जो चीज आपसे पूछ रहा हूँ वो बताइए ना, संघीय प्रणाली क्या होता है? जो फेडरल अगर हम सिस्टम की बात करते हैं या फिर हम यूनियन सिस्टम की बात करते हैं तो वो क्या है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, यूनियन बताइए, यूनियन क्या है? हम बात करते हैं कि इंडिया इज अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर हम बात करें, या यूनिटरी फॉर्म ऑफ स्टेट की हम बात करते हैं, यूनिटरी और कभी कभी हमें फेडरल कहा जाता है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? मैं ये तो आपसे ये पूछ रहा हूँ ना। संघ को इंग्लिश में अगर आप कभी देखो तो आपको यूनियन वर्ड भी मिलेगा और संघ के लिए फेडरल वर्ड भी यूज होता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि संघ का मतलब क्या है, संघीय प्रणाली का मतलब क्या है? क्योंकि अगर ये जान लेंगे तो इससे रिलेटेड अगर कभी कोई क्वेश्चन आपको घुमाने की चीज हुई, मतलब एग्जामिनर ने कभी आपको फंसाने की कोशिश करी, तो आप बच जाओगे फिर वहां से। यस सर। तो ये बताइए संघीय प्रणाली क्या है, कौन बताएगा? एकता जी। Yes. No idea, sir. ओके, दिस इज द वेरी बेस्ट आंसर ना। गुंजन जी। आंसर? गुरुजी मंजू मैडम का नाम भी ले दो। मंजू जी आप बताओ चलो। सर जीके में नहीं। जीके में नहीं? अरे हमारी वो कहाँ गई, किरण जी हैं आज? नहीं सर, आज वो बिजी हैं। अच्छा किरण मैडम नहीं है सर आज। अच्छा, पूजा यादव जी आप बताइए। चलो देखो बताते हैं। मुझे तो हाँ, कुछ कह रहे हो आप? No, sir. चलो देखो, होता क्या है इसको समझिएगा ध्यान से। दो वर्ड होते हैं, एक होता है यूनियन और एक वर्ड होता है उसे हम कहते हैं फेडरल। ये दोनों वर्ड सेम है और ये दोनों के दोनों ना किसको बताते हैं? ये दोनों के दोनों संघ को परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि संघ का मतलब यहाँ पर ये है कि जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो एक साथ मिलके काम करेगी स्टेट्स के साथ। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो ऑफ इंडिया है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स के साथ मिलके काम करेगी, और ये दोनों के दोनों जगह पे आपको मिलेगा। ये यूनियन की कैरेक्टरिस्टिक भी होती है और ये फेडरल की कैरेक्टरिस्टिक भी होती है। स्टिल आपसे अगर मैं ये पूछना चाहूँ तो आपको भारत का संविधान जब आपने पढ़ा तो आपको कैसा लगा, यूनियन लगा या फिर फेडरल लगा? अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का संविधान संघीय शासन प्रणाली की बात तो करता है लेकिन किस तरह की, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात होती है या फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात होती है? पहले तो ये बताइए। तो क्वासी फेडरल है ना? यूनियन। देखो केसीवेयर ने बोला तो है ये कि क्वासी फेडरल है केसीवेयर के अकॉर्डिंग, लेकिन स्टिल इंडिया को क्या माना जाता है? यूनियन, यानी कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करते हैं। ठीक है,
हालांकि केसी वेयर ने इसे क्वासी फेडरल बोला जरूर है, क्योंकि हम हमारा जो आप कह लो प्रशासन है पूरा, कहने को तो हमने अमेरिका से बहुत सारी चीजें ली हैं, है ना, और हमने अपनी शासन व्यवस्था अमेरिका से ली है बहुत सारी चीजें, लेकिन इसके साथ साथ हमने ब्रिटेन का जो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, हमने वो भी बहुत सारा यूज कर रखा है ना, ये चीज भी आपको मिलेगी। प्लस हमने कनाडा का जो फॉर्म है हमने उसको भी यूज करा है। तो ये तीनों के तीनों मिला के हम अपने आप को बोलते हैं कि हम यूनियन है। हालांकि जो संविधान के जानकार हैं वो इसे कई बार क्वासी फेडरल की संज्ञा देते हैं, लेकिन आप क्वासी फेडरल नहीं बोलेंगे कभी भी। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का संविधान कैसा है, आप बोलेंगे यूनियन है। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स हैं वो इसे यूनियन की ही संज्ञा देते हैं। हालांकि अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा कि कौन से ऐसे एक्सपर्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल होने का दर्जा देते हैं, तो फिर वो सिर्फ एक ही बंदा, वो वेयर साहब है, केसी वेयर, उन्हीं को बस आप बोलोगे और वो आप टिक करके चले आओगे। लेकिन कभी आपसे ये पूछा है कि भारत का संविधान कैसा है, तो आप यूनियन ही बोलेंगे। अब आप इसको समझिए कि फर्क क्या है दोनों। देखिए, जब भारत का संविधान बना तो ऑफ कोर्स इतने सारे राज्य नहीं थे जितना आज आप देखते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं आज ही के पॉइंट से, आज की जो आप व्यवस्था देखते हैं भारत में। अगर हम बात करें कि ये इंडियन गवर्नमेंट है जो कि सेंट्रल में है, और इसके सेंट्रल के आसपास कई सारे क्या हैं, स्टेट है ना, यूनियन, फेडरल। ध्यान समझिएगा, मैंने कहा कि ये बीच में आपको जो दिख रहा है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको मैंने सीजी लिख दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट है। और इसके साथ साथ अगल बगल आपको कई सारे राज्य दिखेंगे, कई सारे आपको स्टेट्स दिखेंगे, दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके राज्य हो गए। लेकिन अगर हम बात करें कभी कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इंडिया का मतलब फिर ये सारे के सारे जो हैं वो आ गए, और ये रेड वाला जो सेक्शन है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात हुई यूनियन की, ये बात क्या हुई, यूनियन की बात हुई। सेम चीज जो है वो यहाँ पर भी है। अब आप अगर फेडरल की बात करोगे तो फेडरल में भी आपको सेम चीज मिलेगी। अगर आज हम बात करें कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 स्टेट्स हैं, आप कभी अमेरिका का फ्लैग देखो, आप अमेरिका का अगर फ्लैग देखोगे तो उसमें आपको इस तरह के स्टार दिखेंगे, छोटे 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 छोटे, और ये गिनती में 50 होंगे, और ये 50 स्टार अमेरिका के झंडे में 50 राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आया? तो अमेरिका में आज कितने स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स हैं, इसीलिए उसे बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। तो ये 50 राज्य आपस में मिले और उन्होंने क्या करा, एक अमेरिका को फॉर्म कर दिया। तो ये भी कुछ ऐसा एग्जांपल है। लेकिन फिर भी दोनों में बहुत सारे चेंजेस हैं। चेंजेस क्या है उसको समझिए। कल को अगर ये चीज होती है कि यूनियन जो हमारी गवर्नमेंट है इसके पास बहुत पावर है ना। अब आप डिफरेंसेस यहीं से देखोगे, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमने सबसे ज्यादा पावर दे रखी है, हमारे संविधान ने इसको पावर दे रखी है। देखिए, उसमें एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा जो सेंटर है, जो सेंट्रल पावर है हमारी, वो बहुत स्ट्रांग है। और वो क्या करती है, वो ये कर सकती है कि अगर वो चाहे तो इस स्टेट को खत्म कर सकती है, इस स्टेट को खत्म कर सकती है, या फिर इन दोनों स्टेट्स को मिला के एक बना सकती है, या फिर कहीं से भी कैसा भी करके स्ट्रक्चर जो है वो संविधान का नहीं, पूरे के पूरे इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर वो चेंज कर सकती है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल में सबसे ज्यादा पावर है। और अगर आप देखो, हमने जर्मनी का जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने क्या ले रखे हैं, आपातकाल उपबंध ले रखे हैं। यानी कि जो हमारे पास इमरजेंसी जो प्रोविजंस है हमारे, वो हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं। और जब भी इमरजेंसी लगती है तो आप बताइए, स्टेट ताकतवर हो जाता है या फिर सेंट्रल ताकतवर हो जाता है? बताइए, सेंट्रल ताकतवर हो जाता है ऑफ कोर्स। आप आज देखो, आज कोविड है, कोविड अगर चल रही है तो ये भी तो एक तरह की इमरजेंसी है। इस समय आपको कौन ताकतवर दिखता है, स्टेट या सेंट्रल? आपको सेंट्रल ताकतवर दिखता है। तो यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ध्यान से सुनिए, यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सबसे खास बात यह है कि सेंट्रल जो है वो अल्टीमेट पावर है ना। वैसे अगर बात करें तो जो केंद्र सरकार है वो राज्यों के साथ मिल के काम करने की बात करती है, समझ में आया? यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के होने की बात करती है। लेकिन जब इमरजेंसी के प्रोविजंस आते हैं, जब एक्सट्रीम कंडीशंस आती हैं, तो सारी की सारी जो राज्य की शक्तियां हैं वो सारी की सारी राज्य से छीन के किसके पास आ जाती हैं, वो सेंट्रल के पास आ जाती हैं, और उसमें सेंट्रल जो है वो शक्तिशाली हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ जो स्ट्रक्चर है वो हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसमें यूनियन और फेडरल हम दोनों लेकर आते हैं, ये चीज आप समझिए। कल को अगर यूपी हमसे कह दे कि हम जो हैं वो इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहते, यूपी अलग हो जाए हमसे, तो क्या हो सकता है बताइए? यूपी करे या पंजाब कहे कि हम अलग से एक खाली राज्य बनाएंगे, कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम यूनियन की बात करते हैं। इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वहीं पे अगर 50 राज्य अमेरिका के हैं और सेम अगर स्ट्रक्चर है, लेकिन कल को अगर हवाई आइलैंड ये कहता है, या कल को मान के लीजिए टेक्सास ये कहता है कि हम अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो टेक्सास अलग हो सकता है। और टेक्सास अगर अलग हो गया यहाँ से तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।
यानी कि देखिए अमेरिका में भी राज्य जो है वो मिल के बना रहे हैं, एक बहुत बड़े राष्ट्र को, एक संविधान को बना रहे हैं, एक राष्ट्र को बना रहे हैं, लेकिन फिर भी सेंट्रल इतना मजबूत नहीं है अमेरिका के अंदर जितने राज्य हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए राज्य अगर कभी कोई चाहे, इन 50 राज्यों में कोई भी एक अगर राज्य चाहे कि हम अमेरिका से अलग होना चाहते हैं तो बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहती है कि साथ में चलेंगे और तुम हमसे अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुमने हमें नहीं बनाया, हमने तुम्हें बनाया। आप देखिए जब भारत का संविधान लागू हुआ है उसके बाद जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको भारत के एकीकरण का काम करना है, यानी कि आपको सारे राज्यों को और जो रियासतें हैं उस टाइम पे उनको मिलाना है, तो सारी की सारी चीजें उन्होंने करी। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने ये चीज करी कि जो राज्य है ना वो सारे के सारे पहले से एग्जिस्ट करते नहीं थे, राज्य बनाए हमने हैं। हमने बाउंड्री शेयर करी है यूपी की, हमने जो सीमाएं हैं वो हमने बनाई है बिहार की या फिर पंजाब की, वो पहले से नहीं बनी हुई थी। लेकिन अमेरिका में क्या, अमेरिका में उल्टा चीज था। अमेरिका में राज्य पहले से थे, राज्यों ने आपस में गठबंधन किया और ये बात बोली कि चलो एक यूनाइटेड बनाते हैं स्टेट्स ऑफ अमेरिका। समझ में आ रहा है आपको? तो राज्यों ने एक संघ बनाया है, ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि पहले से ही भारत था, भारत के हमने टुकड़े कर करके इतने सारे आज राज्य बना दिए। समझ में आ रहा है? तो हमारे राज्यों को हमने कोई हक नहीं दे रखा कि आप हमसे कल को अलग हो जाए, नहीं हो सकते आप। क्यों? क्योंकि आप हमारे हिस्से हैं, आप यूनियन है। लेकिन फेडरल में ऐसा नहीं होता। फेडरल कहती है कि हम साथ में तो चलेंगे आपके, लेकिन अगर कभी आपको लगे कि आपको अलग होना तो आप अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको नहीं बनाया, हमने राज्य नहीं बनाए, राज्यों ने अमेरिका को बनाया। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है फेडरल और यूनियन के अंदर। समझ पा रहे हैं? बताइए। यस सर। इसीलिए अगर आप देखो तो इंडिया में सिर्फ एक अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है तो वो चल जाती है, लेकिन अमेरिका में आपको दो सिटीजनशिप लेनी जरूरी है, अमेरिका की भी और स्टेट की भी, जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हो। समझ में आया? तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो हमने क्या करा, हमने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करा ताकि हमारा कोई राज्य, संविधान सभा के जो सलाहकार थे ना बहुत दिमाग वाले थे भाई साहब, उनको पता था कि आगे चल के ऐसे सीन हो सकते हैं कि राज्य कल को ये मांग करेगा कि हम अलग होना चाहते हैं पूरे के पूरे कंट्री से, लेकिन ऐसा नहीं होने देना। इसीलिए हमने पहले ही अपने आप को यूनियन बना के रखा। अगर हम चाहते तो हम फेडरल बना सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं करा। लेकिन फिर भी जो अगर आप देखो तो जो स्टेट लिस्ट वगैरह है उसमें हमने स्टेट को कई सारी शक्तियां दे रखी हैं कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आप रूल्स वगैरह, रेगुलेशंस वगैरह बना सकते हो, है ना। वहां पे अगर सेंट्रल चाहे तो हेर फेर कर सकता है, लेकिन स्टेट को शक्तियां हमने दी हैं कि नहीं दी हैं? बिल्कुल दी हैं। तो ऐसे में सेंट्रल जो है वो इंटरप्शन नहीं करता, लेकिन फिर भी स्टेट को शक्तियां मिली हुई हैं। इसीलिए वेयर साहब ये कहते हैं कि जो भारत का संविधान है बहुत ही लचीला है, जरूरत पड़ने पे तो इतना अच्छा है कि अपने सभी बेटों को बराबर से अधिकार देता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाती है एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस में तो सभी बेटों को ये बोल देता है कि मैं ही सुप्रीम हूं, आप मेरे से हटके नहीं जा सकते। समझ में आया? तो ये चीज है। तो याद रखिएगा हमेशा यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात होती है संघीय प्रणाली की व्यवस्था में, और उसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? केंद्र शक्तिशाली है। और अगर केंद्र शक्तिशाली है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला? दोनों ए और आर सही हैं, और ए का जो सही एक मिनट, ये वाला ए का जो सही एक्सप्लेनेशन है वो आपको मिला होगा। ऑप्शन नंबर ए लगाना, मतलब ये वाला सही है और इसका रीजन जो है वो भी नीचे सही दिया गया। ठीक है, चीजें क्लियर हुई? ये बताओ पहले। सर एक क्वेश्चन आता है सर। जी बोलिए योगेन जी बोलिए। मुझे क्वेश्चन आता है कि क्या नाम है, जो सर्वोच्च सत्ता है वो किसमें निहित है? संसद है, लोग है, संविधान है, और सर नन ऑफ दिस। देखिए क्वेश्चन जो सत्ता है वो सत्ताधारी कौन है भाई? एमएलए, एमपी, यही सब जो नुमाइंदे हमने चुन के भेजे। लेकिन अगर आप देखो तो ये सब किसकी तरफ से आए हैं? लोगों की तरफ से आए हैं, लोगों की तरफ से जी। लेकिन अल्टीमेटली लोग तब तक हमें नहीं चुन सकते जब तक बीच में एक संविधान नहीं जी। तो आप बताइए, ना तो वो लोग जो हमने चुन के भेजे वो सर्वोपरि हैं, ना तो वो लोग जिन्होंने चुन के भेजा वो सर्वोपरि हैं, क्योंकि बीच में एक वो मीडिएटिंग लाइन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑफ कोर्स भाई सर्वोपरि, भारत का संविधान सर्वोपरि है। बिकॉज जो भी चीजें आज आप देखते हो, अगर लोगों के पास वो राइट है, अगर आपको राइट दिया गया है कि आप चुनाव में अपने वोट को डाल सकते हो, है ना, या फिर आप रेफरेंडम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो वो राइट्स आपको किसने दिए? भारत के संविधान ने दिए। तो संविधान सर्वोपरि, ना तो लोग ना तो जनता
ना तो पार्लियामेंट ना एमपी, संविधान सर्वोपरि। सर कहीं संविधान आंसर है, कहीं जनता सर आंसर है उसका? नहीं, डिपेंड करता है कि चीजों का मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, वैसे आप अपना आंसर हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेंगे। बाकी आप दिखा दीजिएगा एक बार, ठीक है? संविधान लगाइएगा सर। चलिए, भारत की इकोनॉमी कैसी है, अर्थव्यवस्था की बात करी जा रही, कैसी है? विकासशील। विकासशील। हाँ जी, डेवलपिंग की बात करते हैं हम, है ना? भारत की राष्ट्रीय आय जो है वो अनुमानित होती है, बताइए, यानी कि इंडिया जो पूरी इनकम करता है पूरे साल के अंदर, वो कौन अनुमानित करता है? सी। ज्योति जी, यस सर। गलत बात है। चलिए, हाँ, तो ये कौन करता है? सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है आपको? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको ये बेड़ा दिया गया है कि ये क्या करेगा, ये भारत की सरकार की आय जो है उसको अनुमानित करेगा। आगे समझ में? सीएसओ ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। चलिए, भारत में हाल ही में कर सुधार करे गए थे, और ये किस कमेटी की सिफारिश पे करे गए थे? आपको सिंपल ये पूछा जा रहा है कि टैक्सेस में जो रिफॉर्म्स करे गए हैं उससे रिलेटेड कौन सी कमेटी है? तो याद रखिएगा, आरजे चिलैया कमेटी है। चिलैया। ये टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है, टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है? और इसके अलावा नेक्स्ट करो, हाल ही के वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद कौन है, यानी कि इंपोर्ट में इंडिया सबसे ज्यादा अगर खर्चा करता है इंपोर्ट में, तो किन प्रोडक्ट्स के ऊपर करता है? सी नहीं सर, सेकंड वाला, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? पूंजीगत जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर, प्लस जो पेट्रोलियम होते हैं उनके ऊपर। रासायनिक के ऊपर हम इतना नहीं करते हैं, ठीक है, याद रखिए। तो आंसर होगा आपका ये वाला, पूंजीगत वस्तुएं हैं और आपका जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसके ऊपर हम सबसे ज्यादा करते हैं। तो पूंजीगत वस्तुएं जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम हो गए, है ना, इनके ऊपर सबसे ज्यादा अगर आप देखो तो मार्जिन है। इंडिया क्या करता है, कई बार चीजें बाहर से मंगाता है और अपने कंट्री में बेचता है। जैसे अगर आप देखो, आज आप लैपटॉप खरीदते हैं, आप एचपी का लैपटॉप खरीदते हैं, तो अगर आपने एचपी का लैपटॉप खरीदा तो वो इंडियन कंपनी ने नहीं बनाया, समझ रहे हो आप? वो कैलिफोर्निया बेस्ड हेडक्वार्टर है एचपी का, वहां से, जहां पे भी उसकी पूरी फैक्ट्री होगी, वहां से बन के इंडिया में आए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि आप आइए, आप आके यहाँ पर बेचिए सामान, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे जो संबंधित जो पैसा है वो हमें भी मिलना चाहिए, यानी कि एक शेयर हमें मिलेगा। तो ऐसे जितने भी आइटम्स होते हैं वो सब पूंजीगत वस्तुओं में आते हैं, और भारत सरकार वहां से एक रेवेन्यू इकट्ठा करती है। समझ में आया? तो जितने भी वो चीजें हैं जो जिसमें भारत सरकार आपसे पैसा ले रही है, वो सब पूंजीगत वस्तुओं में आ जाते हैं। और पेट्रोलियम तो आप जानते ही हो, पेट्रोलियम में हर एक क्रूड ऑयल भी हो गया, ठीक है, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, सब कुछ की बात होती है। चलिए नेक्स्ट, भारत में केंद्र सरकार की आय के दो सबसे बड़े स्रोत हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू के सबसे बड़े दो सोर्सेस कौन कौन से हैं, बताइए? तो याद रखो, आंसर होगा आपका कौन सा? बी, केंद्रीय उत्पाद व तटकर, ठीक है? केंद्रीय उत्पाद होगा और उसके बाद तटकर। तटकर को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ये देख लेना आप एक बार। बट जो केंद्रीय उत्पाद होते हैं ये आपको देखना है, यानी कि जो सेंट्रल लेवल पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत बड़ा एक आप कह लो रेवेन्यू का सोर्स होता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जितने भी टैक्सेस होते हैं, जितने भी भारत सरकार आपके ऊपर टैक्सेस लगाएगी, वो सब किस में आएंगे? वो सब आपके केंद्रीय उत्पाद में आएंगे, ठीक है ना? कई सारी आपने देखा, प्रोडक्शन रिलेटेड वो सब नेशनल इनकम का पार्ट होता है ना? हाँ, नेशनल इनकम का पार्ट होता है वो, ठीक है। और तटकर एक बार आप देख लेना, तटकर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है? कॉस्ट टैक्स, हाउस टैक्स, कॉस्ट टैक्स, कॉस्ट टैक्स। हाँ, मेरे ख्याल ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, जैसे वो यस सर, कोस्टल एरिया पे जो होता है उससे रिलेटेड है ये, ठीक है? तटकर, तट उसी को तो कहते हैं ना। यस सर। चलो, केंद्र व राज्यों के बीच में जो फिस्कल आपके इश्यूज होते हैं उनका निपटारा कौन सी एजेंसी करती है? सर वित्त आयोग। आयोग। तो वित्त आयोग आपका आंसर हो गया, यानी कि फाइनेंस कमीशन, ठीक है? फाइनेंस जो कमीशन है भारत सरकार का, एज पर द आर्टिकल नंबर ऑफ 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? भारत सरकार का जो अनुच्छेद, मतलब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है, वो ये कहता है कि भारत में एक वित्त आयोग होगा, और इस वित्त आयोग का काम क्या होगा कि ये निपटारा कराएगा उन सभी विवादों का जो कि कहीं ना कहीं वित्त को लेकर है, यानी कि फाइनेंस को लेकर है, दोनों के बीच में। किन दोनों के बीच में? सेंट्रल और स्टेट के बीच में, ठीक है? और दूसरी चीज, जो भी रेवेन्यू आएगा उसका बंटवारा कैसे होगा सेंट्रल और स्टेट के बीच में, इसको भी डिसाइड करने का काम किसका है? फाइनेंस कमीशन का, ठीक है? और इस समय जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो कौन है?
निर्मला निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है इस समय? अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे, ठीक है, ये समय फाइनेंस सेक्रेटरी है हमारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? मुद्रास्फीति का मतलब जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन में सबसे ज्यादा जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो किसको मिलेगा? अगर आप थोड़ा सोचें तो आपको आंसर मिल जाएगा इसमें। मुझे वैसे इकोनॉमी बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं आपको लिटरली सही बताऊं, बट स्टिल अगर आप इकोनॉमी को ध्यान से पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर भी होती है। इसलिए मैं किसी भी एग्जाम में अगर जाता हूँ ना तो मैं इकोनॉमी कभी पढ़ के नहीं जाता, कभी नहीं जाता, बिकॉज मुझे पता है वो टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। इससे अच्छा मैं उसको कहीं साइंस में यूटिलाइज कर लेता हूँ या हिस्ट्री ज्योग्राफी में कर लेता हूँ। हाँ जी, मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ किसे होगा? सर ए। रेडी को होगा, याद रखिए। जो कर्ज लेगा सबसे ज्यादा फायदा उसे होगा। समझ में आ रहा है आपको? सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा? उसको। अब आप समझिए कैसे। मुद्रास्फीति हुई, मान के चलिए जैसे मैं एक नाम ले लेता हूँ, जैसे अंश है, ठीक है, अंश एक साहूकार है, मैं इनके पास गया, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे मेरे ऐसी कंडीशंस मेरे सामने आ गई, ठीक है, कि मुझे इनसे लोन लेना पड़ गया, और मैंने कहा अंश मुझे यार 1000 रुपीज का लोन दे दो प्लीज, मैं आपको लौटा दूंगा टाइम पे। इसने कहा ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 1000 रुपए ले लिए इनसे लोन में। अब क्या हुआ कि जो 1000 रुपए मैंने इससे लिए उसकी वैल्यू उस टाइम पे 1000 रुपए थी, सिंपल सी बात है। लेकिन क्या हुआ कि कुछ ऐसा हुआ कि विद इन 2 से 3 मंथ्स में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको 1000 रुपए वापस करने जाऊं तो इसके 1000 रुपए की वैल्यू उतनी नहीं रही जब इससे मैंने लोन लिया था। क्यों? क्योंकि रुपए की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, तभी तो महंगाई होती है। महंगाई का मतलब क्या हुआ? महंगाई में एक रूप ये भी होता है कि अगर देखो बहुत सारे हैं, अगर आपकी डिमांड जो है वो ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है तो ऐसी कंडीशन में भी इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी ना, इन्फ्लेशन होगा। डेप्रिशिएट होगा तभी इन्फ्लेशन बढ़ता है ना। क्या होगा? सब वैल्यू कम हो जाती है ना रुपए की, तब महंगाई बढ़ती है। अगर वैल्यू हो रही है, वो पता कैसे होती है? वो ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं होती, वो इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है। दूसरे देशों की करेंसी के रिस्पेक्ट में अगर हमारे रुपए की वैल्यू मतलब ये कह लीजिए कि कम हो रही है, और उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि हाँ महंगाई बढ़ रही है। या फिर आपने देखा होगा कि इंडियन करेंसी जो है, अगर आप एकदम से आरबीआई बहुत सारा पैसा छाप दे पकड़ के, हमारे पास मशीन है, हमारे पास कागज, हम क्यों नहीं छापते? तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है हाँ, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो वो भी एक इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि मार्केट में इतना ज्यादा पैसा हो जाएगा कि फिर तो लोग पागल हो जाएंगे, है ना, ये भी खरीदेंगे, वो भी खरीदेंगे, ये भी खरीदेंगे, वो भी खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं महंगाई बढ़ने के, उसमें से एक रीजन ये भी है कि अगर कोई महंगाई बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल, तो हमने जिस टाइम पे ये 1000 रुपए लिए थे, उन 1000 रुपए की वैल्यू आज उतनी नहीं है। कैसे? इस बात को समझो। पहले 1000 रुपए में जब महंगाई इतनी नहीं थी तो मैं 50 किलो आटा लेके आता था, मान के चलो थोड़ी देर के लिए, लेकिन आज जब महंगाई इतनी बढ़ गई है तो मैं 1000 रुपए में सिर्फ 40 किलो आटा ला पा रहा हूँ। समझ रहे हैं? मतलब मेरे रुपए की वैल्यू कम हो गई। देख पा रहे हैं आप? बिकॉज क्योंकि प्राइस बढ़ गए, क्योंकि प्राइस बढ़ गए, सिंपल सी बात है। माने ये तो हम मान के चले ना, हमने कीपिंग इन्फ्लेशन कांस्टेंट हम स्टडी कर रहे हैं, हमने मान लिया कि इन्फ्लेशन का कोई रीजन था बढ़ने का, हमने मान लिया, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं। 1000 रुपए में पहले मैं 50 किलो चावल ले सकता था, लेकिन आज मुझे 40 ही मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, अगर मैं आज ये 1000 रुपए अंश को वापस कर दूं तो अंश कहेगा यार देने थे तो पहले देते जब महंगाई नहीं बढ़ी थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं 50 किलो चावल खरीद सकता था। आज जब तुम मुझे वापस करो तो मैं 40 ही खरीद रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अंश को पता है मेरे रुपए की वैल्यू कम हो गई। तो आप बताइए फायदा किसको है? अच्छा दूसरी बात, अब मुझे पता है कि मुझे तो इसे 1000 रुपए वापस करने हैं, तो मैं तो इसको चुपचाप 1000 रुपए वापस करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, अगर मैंने ज्यादा कर दी तो मुझे लॉस हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है? जो ऋण लेता है। पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, यस सर। हाँ जी गुरुजी। थोड़ी सी समझिए सर। उसके बाद है आपका NAFED, ये किससे रिलेटेड है? फुल फॉर्म में बता देता हूँ, नेशनल एग्रीकल्चर। हाँ जी, कृषि विपणन से। कृषि विपणन से, ठीक है। विपणन का मतलब बाजार होता है एक तरह से, तो जो एग्रीकल्चरल मार्केट है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म में ही आ रहा है, नेशनल एग्रीकल्चरल, ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ फेडरेशन इंडिया, इस तरह से पूरा इसका नाम है, ठीक है। तो ये है, तो एग्रीकल्चर आ गया ना ए, तो एग्रीकल्चर से रिलेट हो गया कि कृषि होगा। अगर आपको फुल फॉर्म पता तो आप कर लें, ठीक है।
उच्चतम लवणता पाई जाती है, यानी कि मैक्सिमम सैलिनिटी की बात हो रही है कि सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहाँ मिलेगी आपको? अमृत सागर में। नमकीन पानी में? अमृत सागर। नहीं, लाल सागर भी नहीं, ये भी नहीं, सी। आंसर होगा सी, डी। टर्की की एक लेक है जिसको बोलते हैं लेक वॉन झील। तो लेक वॉन जो झील है टर्की की, वो सबसे ज्यादा सलाइन है, सबसे ज्यादा उसका पानी खारा है इन सभी में से। ठीक है, तो अब ये मत पूछना क्यों है, अब भाई है तो है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। कुछ कह रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है? शीत समुद्री धारा का मतलब हो गया कि विंटर की बात हो सर रही है। डी। एक मिनट, हाँ कोई नहीं, खाने को कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? हाँ, तो सी है क्यूरोशियो का। सर डी हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट धारा, अच्छा। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो दोनों आप मतलब चारों धाराएं देख रहे हो, ये कहाँ पे है? पहली बात तो ये ओशियानिक करंट की बात हो रही है, ठीक है। समुद्री धारा को हम यहाँ पे ओशियानिक करंट बोलेंगे। कुछ विंटर की होती है, कुछ समर की होती है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो ब्राजील की जो करंट है, ये कौन से आपको ओशन में मिलेगी, कौन से ओशन में मिलेगी, ये बताइए पहले। बाकी चीजें तो बाद में जाती है ना। चलो मैं बताता हूँ। अगर हम बात करें पहले वाला, तो ये आपको एटलांटिक ओशन में मिलेगी, ठीक है। इसको याद कर लो, ये क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी में। एटलांटिक ओशन में आपको मिलेगी ब्राजील की धारा, यानी कि ब्राजील की जो ओशियानिक करंट है ये एटलांटिक ओशन में है। ऐसे ही जो गल्फ स्ट्रीम है ये भी आपके एटलांटिक ओशन की ही है, ठीक है। इसके अलावा जो क्यूरोशियो है, क्यूरोशियो आपको मिलेगी पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में, ठीक है। और आपको जो हम्बोल्ट है ये भी आपको मिलेगी पैसिफिक ओशन में। तो पहले तो ये चीज क्लियर हो गई कि कौन सी जो करंट है वो किस पर्टिकुलर उसकी है, क्या बोलते हैं उसको, महासागर की है, ठीक है। अब देखो जो ब्राजील वाली आप देख रहे हो ये समर की है, गल्फ स्ट्रीम जो देख रहे हो ये भी समर की है, क्यूरोशियो जो देख रहे हो ये भी समर की है, लेकिन उसने बोला शीत यानी कि विंटर की, तो विंटर की होती है हम्बोल्ट, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन में जो हम्बोल्ट काइंड ऑफ जो करंट है वो आपकी शीत समुद्री धारा है, ठीक है। करीब करीब आप जब पढ़ोगे इसमें तो 11 से 12 होंगे, मैं कवर करूंगा इसको, ठीक है। आपके स्टैटिक में ये टॉपिक है, मैं डेजर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें कवर करूंगा, परेशान मत हो जब आएगा, लेकिन तब तक का तो वेट करना पड़ेगा ना। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन सर विटामिन B12। विटामिन B12। B12 सर। ठीक है। अच्छा, विटामिन सी का नाम बताओ। साइनोकोबाल, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। B2 का बताओ। चलो जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हीना आप बताओ B2 का नाम। सर राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन पक्का? हाँ सर। राइबोफ्लेविन। चलो अब बताएंगे नितेश, B6 का बताओ दोस्त। B6 का बताओ, केमिकल नेम क्या है? नितेश को जुकाम हो गया भाई, बोलने की हो रही है। चलो योगेंद्र जी आप बताओ। सर नहीं पता मुझे। भावेश जी। जुकाम होता है सर इसको तो। पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, ठीक है, याद रखो। B6 का गुरुजी, B6 का नहीं, ठीक है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। अब तो ये सब खत्म हो गए आपके। अब किससे पूछें? ज्योति तनवर जी आप बताइए। विटामिन B2 का बताओ। तो B2 तो हो गया ना। विटामिन डी का बताओ चलो आप। नहीं पता सर। ये क्या था भाई? बताओ फिर यार, ऐसे तो हाँ कुछ नहीं। चलो आगे चलते हैं, आवाजें आने लगती हैं। टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, क्यों? वैसे विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल होता है। सी टेट्राइथाइल लेड TEL बताया मैंने आपको पेट्रोल में, क्यों? क्योंकि एंटी नॉकिंग को कम करता है। बता चुका हूं मैं आपको, ये है ना। बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए गुरुजी? कम करने के लिए। ये क्या है? एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। बढ़ाने नहीं, कम करो उसको, सॉरी। बढ़ा के क्या करता है?
गलत हो गया, कम करेगा एंटी नॉकिंग जो कैपेसिटी है उसको कम करेगा, ठीक है। एक मिनट रुको, एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाने के लिए फॉस्फोरस की तरह, हाँ ठीक है, कम करेगा ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है, हटाओ। नेक्स्ट करो। इसमें से कह रहा है कि कौन सा सुमेलित है, यानी कि जो सही मिला हुआ है। निमोनिया क्या फेफड़ों को खराब करता है, लंग्स को, निमोनिया बताओ। डिप्लोकोकस निमोनिया, इसका जो बैक्टीरिया होती है ना, इसका नाम होता है डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया का। क्या छोड़ो, मोतियाबिंद में थायराइड बिल्कुल नहीं, पीलिया में आंख बिल्कुल नहीं, मधुमेह यकृत बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आंसर होगा आपका पहला वाला। मधुमेह यानी कि डायबिटीज, मधुमेह है ना, तो डायबिटीज में क्या खराब होता है, लिवर। डायबिटीज में तो पैनक्रियाज जो है वो आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। यस सर। पैनक्रियाज में जो निकलता है, क्या निकलता है, इंसुलिन, वो सही से नहीं बन रहा है इसलिए। पीलिया, जॉन्डिस क्या खराब करता है आपके, जॉन्डिस में क्या खराब होता है, लिवर, है ना। हेपेटाइटिस इसको आप बोलते हो। मोतियाबिंद में आपकी आंख खराब होती है, क्या बेकार आईज खराब होती है। तो नेक्स्ट 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 ईडीटी एक रोगाणुनाशक है। रोगाणुनाशक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, समझ गए ना, रोगाणुनाशक। और ये टीएनटी एक कीटनाशक है, पता नहीं क्या होता है, क्या इंसेक्टिसाइड, यस सर। इंसेक्टिसाइड तो यार वो कीटनाशक होता है, रोगाणुनाशक में ना इसका देख बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। रोगाणुनाशक वो वैसे कीटनाशक। सर सी ठीक है, आरडीएक्स। ये जो कूटनाशक लग गया ना, ये कूटनाशक नहीं, कीटनाशक होगा मेरे ख्याल, क्योंकि कूटनाशक तो कुछ नहीं सुना मैंने कभी। कीटनाशक है, सी ठीक है। आरडीएक्स एक विस्फोटक है। आरडीएक्स एक विस्फोटक है, आरडीएक्स है ना। आरडीएक्स उसका नाम था, क्या कहते हैं वो जो मूवी आई थी ना, वेलकम, याद है, गंजे का सर। गंजा कौन है, हाँ वही गंजा, गंजा फारदीन खान के पिताजी थे मेरे ख्याल ना। हाँ अच्छा, आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका भी फुल फॉर्म होता है रिजर्व एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, ठीक है, एक्सप्लोसिव। तो ये होता है आरडीएक्स, याद रहेगा। तो जम्मू में जो कांड हुआ था उसमें ये आरडीएक्स तो पटा था सर, वो बस में टकरा के। यस, पुलवामा में। सर एक्स से क्या बताया, एक्सप्लोसिव मैम, वो एक्स है लेकिन वो एक्सप्लोसिव होता है, EXPLOSIV, ठीक है, रिजर्व्ड एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, ठीक है, एक्स लिखते हैं लेकिन उसको। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने की देखो, वैसे तो अगर आपको ये ना मिले तो आपको ये मिलेगा, इथाइलिन। इथाइलिन एक हार्मोन है जो कि प्लांट हार्मोन में आता है, इथाइलिन, ठीक है ना। तो ये प्लांट्स में ये फलों को पकाने के लिए यूज होता है, ये लेकिन नेचुरल है। लेकिन अगर आप कृत्रिम से बात करोगे, आर्टिफिशियल में, तो ये गैस है, एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं। तो दोनों ऑप्शन देख लीजिएगा, एसिटिलीन एक गैस है, लेकिन इथाइलिन जो आप देख रहे हो ये एक हार्मोन है जो कि प्लांट हार्मोन है, पादप हार्मोन है ना, प्लांट्स में ही निकलता है। क्लियर है, तो दोनों आपके आंसर हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि इथाइलिन ऑप्शन में नहीं है तो एसिटिलीन लगाना, क्योंकि उसने क्या बोला, उसने कृत्रिम बोला है। इथाइलिन तो नेचुरल है क्योंकि वो हार्मोन है एक तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताओ। हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, कभी कभी तो हिंदी क्या बोले, हाँ, अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट का मतलब है कि एक पॉइजनस मटेरियल है वो बनाता है। सर सी गुरुजी सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, याद रखो, इसलिए बोलते हैं बंद कमरे में अंगीठी मत जलाओ। क्यों, क्योंकि अगर अंगीठी जलाओगे तो कंबशन में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकालेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही आपके HB के साथ रिएक्शन करेगी तो ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना देगी, और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो होती है वो आपके लिए पॉइजनस होता है, और ऐसा बोला जाता है कि आप बेहोश भी हो सकते हैं और मेजर कंडीशंस में आपकी डेथ भी हो सकती है। दूध की गाड़ी में AC चलता है जब लोग मर जाते हैं, तो ये वही रीजन होता है उसका भी? नहीं, उसका CFCs होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं उसका रीजन, ठीक है, ये नहीं होता। आगे, और जो प्लांट्स में मरते हैं, प्लांट्स में मरने का रीजन अमोनिया होती है, ठीक है। चलो आगे,
दूध एक उदाहरण। बी यार ये ऐसा लगता है गोलियां लग गई हैं। हाँ, दूध एग्जाम्पल किसका होता है? सर एक बार आप इनकी इंग्लिश लिखा हुआ है। ये कहाँ गोलियां चल रही हैं? अटैक हो गया क्या? बाहर देखिए जरा। नहीं कुछ नहीं ऐसा। हाँ पायस, देखो यार ये श्लेषी तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है, सॉरी। निलंबन का मतलब भी मुझे नहीं पता और फेन का मतलब भी मुझे नहीं पता। तो कितनी बढ़िया इंग्लिश बताई ना मैंने आपको। हाँ ये बता सकता हूँ पायस क्या होता है, क्योंकि ये आंसर है। अरे यार इतनी हिंदी तो हम भी नहीं पढ़ते। मेरी मजबूरी ये है कि मेरे पास जो बुक है ना वो उसमें हिंदी में ही है और एक्सप्लेनेशन प्रॉपर उसमें नहीं दिया हुआ कि इसका क्या क्या बोलते हैं। आप इसको गूगल से एक बार देख लेना अगर कुछ मिल जाए तो। पायस अगर पूछना तो वो बताऊं, मैं बताऊं? हाँ सर बता दीजिए। देखो एक सोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन, नाम सुना है? कोलाइडल सोल्यूशन। तो मुझे बताएंगी श्वेता जी कि कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है? सर कोलाइडल सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनका साइज बड़ा होता है कंपैरेटिवली होमोजेनियस सॉल्यूशन, और कोलाइडल में स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होता है। जैसे होमोजेनियस के पार्टिकल्स इतने फाइन होते हैं कि वो स्कैटर नहीं कर पाते लाइट को, तो कोलाइडल में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। दूसरी बात आपने और अच्छी बोली और उसकी वजह से आपने पहले को एक्सप्लेन कर दिया तो अच्छी बात है। जी आगे। और इसमें मिल्क इसका एक एग्जांपल हो सकता है, मिल्क और ऑयल, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेबल भी होते हैं। अब यहीं पे मैं ऐड करूंगा, यहाँ पर जो आपने बोला कि कोलाइडल जो सॉल्यूशंस होते हैं ना इनमें एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं कौन सा मेम्ब्रेन है वो? मेम्ब्रेन का नाम नहीं मुझे याद आ रहा क्या होता है, लेकिन ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं, याद रखो। ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यस 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 सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है एसपीएम बोलते हैं उसको। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ये जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए रिस्पांसिबल है, ठीक है। तो याद रखो कोलाइडल सॉल्यूशन जब भी कोई आपसे पूछे तो चुपचाप 3 बातें बता दो। पहला कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है उसमें लाइट स्कैटर कर सकती है ना। कभी अगर आप देखो दूध को रख देना और दूध में अगर आप कभी ग्लास में डाल के दूध को रखोगे तो लाइट स्कैटर कर जाएगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन है। दूसरी बात कि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंपैरेटिवली पास पास होते हैं कि दूर दूर होते हैं? पहले तो ये बताओ पार्टिकल्स जो होते हैं वो पतले होते हैं या फिर बड़े होते हैं? बड़े होते हैं। बड़े होते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर ये बड़े हैं तो फिर क्या होंगे? पास पास होंगे, सिंपल सी बात है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। स्टिल इनमें एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि पास पास होने के बावजूद लाइट स्कैटर कर जाती है। यही इसका, इसलिए हमने इसको एक स्पेशल काइंड ऑफ सॉल्यूशन बोला हुआ है जिसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोलाइडल सॉल्यूशंस में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स में पढ़ते हैं। समझ में आया? ऑस्मोटिक क्या होता है? प्रेशर। जैसे मान के चलो कि ये इस तरह से एक सॉल्यूशन है, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक मेम्ब्रेन लगा दी, ये मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर मैंने डाल दिया मिल्क, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे मिल्क डाल दिया मैंने पूरा, और यहाँ पे मैंने डाल दिया वाटर। तो अब आप बताइए वाटर इधर जाएगा कि मिल्क इधर आएगा? बताइए। ऑफकोर्स मिल्क इधर आएगा। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में हाँ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मिल्क का ज्यादा है और इसका वाटर का कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मिल्क के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालेंगे, और अगर ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो ये मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल, यानी कि परमिट कर सकती है दूसरे सोल्यूशन के मॉलिक्यूल्स को इस वाले में आने के लिए। तो इसीलिए मिल्क वाला जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर आ जाएगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से मिल्क खत्म होकर पूरा का पूरा पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपके कोलाइडल होते हैं, और वो सारे के सारे कोलाइडल सोल्यूशंस जो होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? पायस, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो और कुछ नहीं, वो पायस सॉल्यूशंस होते हैं। अभी क्लियर हुआ? पायस क्या होते हैं? पायस को ही हम लोग बोलते हैं कोलाइडल। यस सर, कोलाइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। और मिल्क एक बहुत अच्छा मिल्क है, और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, रुको। मिल्क के अलावा बटर हो गया, ठीक है। बटर के अलावा आपने जेली, जेली देखी? जेली बच्चे ने खाते थे हम लोग, जेली, है ना, जेली होता है। ग्लिसरॉल हो गया, ये सारे के सारे आपके कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? विकल स्टार सर। बेटा हाँ ये कुछ नहीं है, ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये नहीं है। पल्सर होते हैं, पल्सर तारों को बोलते हैं। ब्लैक होल तो आप जानते हैं एक परिकल्पना है ऐसी, है ना। और पॉसर जो होते हैं ये भी आपके सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखो। और ये ब्लैक होल का जो कंसेप्ट है किसने दिया था, याद है ना? एस चंद्रशेखर, ठीक
ठीक है, एस चंद्रशेखर ने, जो कि इंडियन साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, ठीक है, उन्होंने ब्लैक होल की परिकल्पना करी थी। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? अग्न्याशय को इंग्लिश में बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं? अग्न्याशय, क्या पहले बताओ, अग्न्याशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं ना? हाँ, स्टमक होता है, ठीक है। तो स्टमक में जो पाचक रस है, पाचक रस का मतलब जो होते हैं एंजाइम्स वगैरह, है ना, तो एंजाइम्स को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है, ये पूछा जा रहा है आपसे, बोलिए। ट्रिप्सिन। बी, ट्रिप्सिन नहीं, सर पेप्सिन। डी सर, डी। ट्रिप्सिन तो प्रोटीन है। पेप्सिन, डी। अच्छा, मंजू जी कौन सा कह रहे हो? डी फॉर डॉग, पेप्सिन सर। नहीं मैम, वो तो एंजाइम है, आपसे हार्मोन पूछा जा रहा है। रेनिन इज एंजाइम, ट्रिप्सिन इज एंजाइम, पेप्सिन इज एंजाइम, बट हियर इट इज आस्क्ड व्हिच हार्मोन। तो हार्मोन की बात हो रही है, तो हार्मोन थोड़ी है तीनों, तो आंसर एक ही बचा, कौन सा? सी। सिक्रेटिन, है ना। तो याद रखो। चलो मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ। होता क्या है कि जो आपका स्टमक है ना, एब्डोमिनल जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि सबसे पहले एक ब्रेन ना एक हार्मोन रिलीज करवाता है स्टमक के अंदर, जिसका नाम है सिक्रेटिन हार्मोन। ध्यान से सुनना, सिक्रेटिन हार्मोन रिलीज हुआ, ठीक है। और जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो स्टमक के अंदर 5 तरह के एंजाइम रिलीज होते हैं। एंजाइम्स और कुछ नहीं है बल्कि प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स आर व्हाट? एंजाइम्स आर नथिंग बट द प्रोटीन्स ओनली, अमीनो एसिड्स ही हैं, पेप्टाइड्स ही हैं, और कुछ नहीं एंजाइम्स, ठीक है ना। व्हिच हेल्प इन डाइजेशन, जो कि किसमें हेल्प करते हैं आपको? एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो एंजाइम्स कुछ और नहीं बल्कि प्रोटीन ही होते हैं और ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन मजे की बात ये थी कि सबसे पहले स्टमक के अंदर क्या हुआ कि सिक्रेटिन नाम का एक हार्मोन रिलीज हुआ, और इस हार्मोन के रिलीज होने के बाद स्टमक में 5 तरह के एंजाइम रिलीज होते हैं। ध्यान से सुनना, 5 तरह के। कौन कौन से? सबसे पहला बताओ क्या होगा, बताइए। लाइपेज का नाम सुना है? लाइपेज, लाइपेज एक आपका एंजाइम है। ये आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, लाइपेज एक एंजाइम होता है। लाइपेज के बाद दूसरा कौन सा होगा? माल्टेज। माल्टोज नहीं है, ये माल्टेज है। माल्टोज दैट इज कार्बोहाइड्रेट, वी आर टॉकिंग अबाउट एंजाइम दैट इज माल्टेज, ठीक है। माल्टोज तो वो आपका डाई फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, डाई सेक्रेट है वो। माल्टेज हो गया। माल्टेज के बाद बाकी तो आपको दिख ही रहे हैं, है ना। एक का नाम क्या हो गया? रेनिन, ठीक है, रेनिन आपको दिख रहा है। ओए गंदे काम नहीं करो, जो भी चला रहा है पेन। रेनिन के बाद क्या हो गया आपका? ट्रिप्सिन, TRYPSIN, ट्रिप्सिन, ठीक है। और ट्रिप्सिन के अलावा एक क्या बच गया? एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज। तो ये 5 हार्मोन रिलीज होते हैं। याद रखो, जब भी स्टमक के अंदर पहले सिक्रेटिन हार्मोन रिलीज होगा, और ये हार्मोन जब रिलीज होगा तो ये 5 तरह के एंजाइम्स को रिलीज करेगा। आगे समझ में? बोलो। यस सर। एक मिनट पहले मैं चार्जिंग लगाऊं, जस्ट अ मिनट। तो अब आप ये देखो कि इसमें कौन किसको डाइजेस्ट कराता है। अब यहाँ से मान के चलो अंदर ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट, उसको कौन पचाएगा? उसका यानी कि जो डाइजेशन है वो कौन कराता है? इन 5 में से कौन ऐसा है जो आपका कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाएगा? बताइए। अमाइलेज। एमाइलेज, बिल्कुल। इसके अलावा एक और है। फर्स्ट वन व्हिच आई कांट सी। माल्टेज। सर एमाइलेज स्लाइवा में नहीं होता? मैम उसमें टाइलिन होता है, टाइलिन एंजाइम, ठीक है। तो माल्टेज हो गया और आपका जो एमाइलेज हो गया, ये दोनों के दोनों किसको बताते हैं? ये दोनों के दोनों डाइजेशन कराएंगे कार्बोहाइड्रेट का। ये पॉइंट क्लियर हो गया, लिख लेना इसको। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक है जैसे प्रोटीन, तो प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट कराएगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कराएगा, ठीक है। और प्रोटीन के अलावा अब आपके बच गए 2 और। तो लाइपेज क्या कराता है? लाइपेज जो है वो आपके फैट को डाइजेस्ट कराएगा, है ना, फैट को डाइजेस्ट कराएगा लाइपेज। और रेनिन क्या करेगा? रेनिन भी जो आप देख रहे हो ये भी आपके फैट को ही, ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स को कराता है, फैट प्लस लिपिड को, ठीक
ठीक है, सॉरी फैट प्लस प्रोटीन को, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो दूध पीने के बाद व्हाइट व्हाइट कलर का निकालते हैं कुछ, देखा आपने? हाँ जी। क्यों निकलता है, इसकी वजह से? बोलो। नो आइडिया सर। ड्यू टू रेनिन, रेनिन सर, बच्चों रेनिन में यार, होता है। ठीक है। तो रेनिन जो होता है ये रेनिन की वजह से ही बच्चे जो होते हैं वो वापस वो चीज निकालते हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट करती है, ठीक है, एक तरह से। तो ये चीज आप ध्यान रखो, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो जल्दी से बताओ कार्बोहाइड्रेट कौन करेगा? अमाइलेज माल्टेज, माल्टेज, प्रोटीन बताओ। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, सॉरी, और फैट के बेसिकली फैट के लिए लाइपेज है, लिपेज, Lipase. लाइपेज और रेनिन। रेनिन भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, इसको ध्यान रखो। और बाकी सारे के सारे कहाँ से सिक्रेट आउट कहाँ से हो रहे हैं ये बताओ। सिक्रेटिन हार्मोन। नहीं, ये आपके स्टमक से रिलीज हो रहे हैं ना, वो तो हार्मोन हाँ रिलीज सर, कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ, कहाँ से हो रहे हैं, तो वो आपके यहाँ से। स्टमक से। और बेसिकली जो रेनिन है वो न्यूबॉर्न जो बेबीज होते हैं ना, वो ये काम करते हैं कि वो दूध जो व्हाइट व्हाइट निकालते हैं वो कुछ और नहीं है, वो रेनिन की वजह से ही होता है। और बेसिकली वो क्या होता है ना कि वो जो मिल्क जो है वो आपका डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपर, ठीक है ना, तो इसीलिए वो चीज होती है। और इसीलिए बोला जाता है कि छोटे बच्चों को डाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम रहती है। इसलिए आप देखो कई बार जो है बच्चा प्रॉपर नहीं पोटी करता है ना, कई बार हार्ड करता है, कई बार उसको प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो चीज क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या पी रहा है, दूध ही पी रहा है अगले 5-7 महीने के लिए, तो वो सब चीजें। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कृष्ण छिद्र सिद्धांत, ये क्या होता है? ब्लैक होल कंसेप्ट। ब्लैक होल। हाँ, ब्लैक होल कंसेप्ट को कहते हैं। कृष्ण मतलब ब्लैक, छिद्र का मतलब होल, और कंसेप्ट का मतलब प्रिंसिपल जो है सिद्धांत। तो बता ही दिया मैंने आपको। सी सर। चंद्रशेखर। लिमिट दी थी इन्होंने ना, उस लिमिट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो क्या होता है, जैसे अगर कोई स्टार है, उस स्टार का जो मास है, याद रखो मैं मास की बात कर रहा हूँ, मैं वेट की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। अच्छा, मास की यूनिट क्या थी? किलोग्राम सर, केजी किलोग्राम। वेट की न्यूटन। चलो अच्छी बात है, वेट की होगी न्यूटन, ठीक है। तो वेट की यूनिट न्यूटन मानी जाती है और मास की यूनिट केजी मानी जाती है। तो आज आप जो अपना वेट मानते हो वो किसमें होता है, केजी में कि न्यूटन में? केजी में सर। जी सर। न्यूटन में सर होना चाहिए, न्यूटन में होना चाहिए हमारा फिर वेट। केजी में हम मेजर करते हैं। मतलब गलत बोलते हो? सर सब तो बोलते हैं। वेइंग मशीन है, अगर वो उसमें आपका वेट अगर यहाँ पर आ गया 52 केजीज, तो मतलब गलत बता दिया उसने। अच्छा, ये कंसेप्ट किसको किसको पता है? अगर नहीं पता तो बताऊं जल्दी से, कि मेजरमेंट तो आपका केजी में ही होता है, लेकिन बोलते न्यूटन है तब भी। चलो देखो, ग्रेविटी का कुछ होता है ना, वेट में सबसे बड़ा रोल ही ग्रेविटी। ग्रेविटी है। चलो देख लो, अलग से बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। एक नॉर्मल आपको दिख रही है शीट, ब्लैंक शीट है ना? हाँ जी सर। यस सर। वेट की जो यूनिट है, ठीक है, वेट को बोलते हैं भार। तो वेट की यूनिट बताई गई है न्यूटन, यानी कि आप सभी अगर अपना वेट मेजर करते हो तो एक्चुअली में वो न्यूटन होता है, पहला पॉइंट। मास की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी केजी। मास क्या है? द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, है ना। एक ऑब्जेक्ट जितना मैटर जो है वो कंटेन कर रहा है, दैट इज मास ओनली। समझ में आया कि वो मास और वो केजी में आप मेजर करते हो। लेकिन क्योंकि अर्थ जो है हमें खींच रही है फोर्स से, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई फोर्स भी हमारे पास आ गया। एक मीटर पर सेकंड का एक एक्सीलरेशन हमारे ऊपर लगा रही है, जो आप जानते हैं लगभग 9.8 या रफली उसको 10 बोल देते हैं। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे ऊपर लगा, और ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्चुअली में एक फोर्स है, ठीक है। और ये फोर्स ही क्या बन जाता है, केजी मीटर पर सेकंड, सॉरी, ये क्या बन जाता है, न्यूटन। केजी मीटर पर सेकंड को क्या बोलते हैं हम? न्यूटन बोलते हैं। न्यूटन। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि जब हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं तो हमारे ऊपर अर्थ 24 घंटे एक फोर्स लगा रही है, और अगर फोर्स लगा रही है तो ऑफ कोर्स वो जो एक्सेलरेशन है वो भी पिक्चर में रहेगा, और अगर रहेगा और हमारे अंदर बॉडी में मास तो है ही है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यार कि केजी मीटर पर सेकंड है, यानी कि न्यूटन है, यानी कि फोर्स लग रहा है, अर्थ हमें एक फोर्स से खींच रही है, और उसी फोर्स को, वर्टिकल फोर्स को जो डाउनवर्ड काम कर रहा है, उसको आप वेट कह देते हो, और कुछ नहीं है वेट। लेकिन जब हम मेजरमेंट करते हैं अपने यहाँ पे वेइंग मशीन से, तो हम उसमें केजी पढ़ते हैं। इसका रीजन है, देखिए,
अगर आपने यहाँ पे आपने मेजरमेंट करी तो अगर आप यहाँ पे आज 52 kg के आते हो तो ये 52 kg ही मिलेगा आपको। क्यों? उसका रीजन सुनिए। अगर हम बात करते हैं न्यूटन की, ध्यान से सुनना, अगर हम बात करें किसकी, न्यूटन की, तो न्यूटन में अगर हम देखें तो अगर अर्थ के इस पॉइंट पे आपने अपना मेजरमेंट करा तो आपका वेट जो है वो कुछ निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगी, समझना ध्यान से। यस सर। लेकिन अगर आप यहाँ पॉइंट पे आ गए, अर्थ के एकदम एक्सट्रीम यहाँ चले गए, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आपकी जो वैल्यू है वो अलग हो जाएगी न्यूटन की। क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी अलग हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ी 9.8 रहेगी, मे बी यहाँ पे 9 हो गई। कल को आप अर्थ से उठ के मून पे आ गए, मून पे आपकी जो ग्रेविटी है वो आपकी 1/6 हो जाएगी। यहाँ पे आप मेजरमेंट करोगे तो फिर वो न्यूटन कुछ और आएगा। तो एक चीज, जब साइंटिस्ट इस बात को देख रहे थे तो उन्होंने दिमाग लगाया यार कि न्यूटन चलो वेट की वो है, यूनिट है, मानते हैं, लेकिन अगर हमने आज वेट अपना कानपुर में मेजर करा तो हमारा कुछ आ रहा है, कल को हमने जाके दिल्ली में मेजर करा तो वहां पे कुछ और आएगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी न्यूटन में। क्यों? क्योंकि न्यूटन के अंदर अर्थ की ग्रेविटी इन्वॉल्व है। ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, जो क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण, वो जो है वो इन्वॉल्व है, समझ रहे हो, गुरुत्वीय त्वरण मिला हुआ है, तो वो वैरी करेगा। तो इसलिए साइंटिस्ट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि यार न्यूटन से काम नहीं कर सकते, सॉरी गलत है ये। तो इन्होंने ये कहा कि यार चलो ठीक है फिर केजी ले लेंगे। लेकिन अगर केजी ले लेते हैं तो फिर इन्होंने ये बात बोली कि अगर केजी ले तो लेते हैं ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम होगी कि हम पढ़ाते तो न्यूटन है लेकिन हम यहाँ पे केजी ले रहे हैं। और दूसरी बात, अगर हमने केजी ले ली तो यार ये मेजरमेंट भी तो अर्थ के ऊपर ही होगा, बताओ, ये मेजरमेंट भी तो अर्थ के ऊपर होगा, और अगर अर्थ के ऊपर होगा तो अर्थ की ग्रेविटी तो पिक्चर में है ही है, तो वो तो हमेशा परेशान करेगी हमें, वो हमेशा परेशान करेगी। तो साइंटिस्ट ने क्या करा कि ये न्यूटन में जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप देखते हो ना बेटा, ध्यान सुनना, ये जो आप देखते हो, तो इससे वेइंग मशीन की कैलकुलेशन में पहले से ही डिवाइड कर देते हैं ये लोग। यानी कि जब कंपनियां वेइंग मशीन को बनाती है ना, तो जो ओरिजिनल वेट होता है उसमें पहले से ही 9.8 से डिवाइडेड होती है वो चीज, और उसके बाद जब आप उसके ऊपर खड़े होते हो तो देखो 9.8 तो पहले से डिवाइडेड है, तो वो तो कैंसिल हो गया आपका। तो अब जो आपका निकल के आता है ना वो 56 kg, वो एक्चुअली में क्या निकल के आता है, वो आपका मास निकल के आता है, समझ में आया? तो आपका वेट नहीं है 56। अगर आप अपना वेट चाहते हो तो आप 56 में 9.8 का मल्टीप्लाई करो, तब आपका वेट निकलेगा कि भाई आपका वेट इतना है। लेकिन हमारी जो वेइंग मशीन्स होती हैं उसमें साइंटिस्ट्स ने पहले से ही क्या करके रखा है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिवाइड करके रखा है पहले से ही, और अगर वो डिवाइडेड है तो फिर खत्म होगी चीज। तो आज आप तराजू पे तोलेंगे फिर कैसे होगा? किसमें? तराजू पे तोलेंगे तो फिर तराजू पे तोलेंगे, अगर जो मैनुअल तराजू होता है, मैनुअल तराजू में अगर आप तोलोगे तो फिर उसकी तो यार चीजें वैसी ही रहती हैं, क्या कहते हैं, 60 किलो उस मशीन पे आ रहा सर, नहीं नहीं, और 60 किलो उस पे आ रहा, दोनों पे। रुको मालिक रुको, ये क्या बोलते हैं इसको, जिसे नापते हो क्या बोलते हैं, बाट, ये जो 60 kg के बाट होते हैं और ये 50, तो ये इसमें पहले से ही कैलकुलेशन हुई है ना, जो बाट है आपके, इन बाट में पहले से ही कैलकुलेशन है। तो ये आपके जो बाट है वो आपके पहले से ही केजी में बनाए गए, इसीलिए 9.8 से डिवाइड करके, समझ में आया आपको? तो ये चीज, और इसीलिए हमने क्या करा कि ये जो ग्रेविटी जो चेंज हो रही है ना पॉइंट वाइज, तो इसमें ये प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए साइंटिस्ट ने ये बात बोली कि ठीक है हम मेजरमेंट तो मास का ही करेंगे, और क्योंकि हम मास का मेजरमेंट कर रहे हैं इसलिए हम आंसर भी केजी ही देंगे यूनिट, इसीलिए आज आप अपना वेट केजी में नापते हो। अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। हेलो, कोई नहीं, आपकी आंखें खोलनी है बस, चाहे जैसे खुले। आगे चलो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कृष्ण छिद्र सिद्धांत की, तो ये एस चंद्रशेखर हो गया। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, हम ये कह रहे थे कि हाँ, अगर कभी किसी स्टार का जो मास है, याद रखना स्टार के मास की बात हो रही है, अगर किसी स्टार का जो मास है वो सन के मास के इक्वल हो गया, द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के इक्वल हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे कि वो तारा क्या बन गया, पता आपको? उसे बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ, वो व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है, ठीक है, DWARF, व्हाइट ड्वार्फ प्लैनेट बन जाता है, ठीक है। और अगर ज्यादा हो गया, सन से भी ज्यादा हो गया, तो वो बन जाता है रेड जाइंट, ठीक है, लाल दानव कहते हैं इसको, दानव, ठीक है, रेड जाइंट बन जाता है। कब? जब सन के मास से भी, देखो ये एक स्टार था, इस स्टार का नाम है ए, अगर इसका मास सन के बराबर हो गया, सन के मास के बराबर हो गया, तो इसको क्या बोलोगे? श्वेत वामन बोलोगे, हिंदी में कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है।
और अगर इसका जो मास है वो सन के मास के ज्यादा हो गया, तो ज्यादा होने की कंडीशन में इसको बोलते हैं रेड जाइंट। और यही रेड जाइंट जो होता है, अगर इसकी क्रस्ट और कोर इतनी ज्यादा खत्म हो जाए, यानी कि इतनी ज्यादा मतलब इसके अंदर रिएक्शन होने लगे कि फाइनली ये फट जाए, और अगर फट गया तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सुपरनोवा। तो क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। और सुपरनोवा के बाद भी अगर कुछ अंश बचे हुए हैं कोर के, तो फिर वो कोर एक बार फिर से ब्लास्ट करेगी, और वो ब्लास्ट करने के बाद फाइनली क्या बन जाएगी? एक छोटा सा छेद बन जाएगी। और ऐसा बोला जाता है कि उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो लाइट को अगर अपने अंदर ले लेगी तो लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। इसी को बोलते हैं कृष्ण छिद्र, यानी कि ब्लैक होल। समझ में आया? ये जो लिमिट्स आप देख रहे हो ना, ये सन के मास की इतना, सन के मास से ज्यादा, तो ये लिमिट चंद्रशेखर ने ही दी है, और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। बता देना जब ज्यादा डिटेल हो जाए तो, उतना लो जी रात में नींद आ जाए। चलो, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? अच्छा, जो फूड मटेरियल है ना, सी बेंजोइक एसिड। हाँ, प्रिजर्व करने की बात, परिरक्षण मतलब प्रिजर्व करने के लिए, तो क्या होता है? बेंजोइक एसिड, है ना? ऑप्शन नंबर सी। जैसे आप देखो कि आपकी जो टोमेटो सॉस होती है उसमें क्या डाला होता है? बेंजोइक एसिड, कि वो क्या हो, वो सही पड़ी रहे काफी टाइम तक। द्रव क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स। तो लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज होता है कलाइंगियों में भी। कौन बोल रहा है? बोलो नहीं, गंदी बात, हम बोलेंगे सिर्फ। कैलकुलेटर्स में भी होता है, तो उपयुक्त सभी में। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? बोलो बोलो, कौन कह रहा है? चलो नेक्स्ट। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, आंसर बोलो। सन की ऊर्जा का मेन सोर्स क्या है? सन की आपके विखंडन, नाभिकीय विखंडन। सोच लो। फिशन होता है। ये क्वेश्चन गलत करोगे तुम लोग, गंदे बच्चे। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन होता है। अरे यार, हाइड्रोजन ब्रेकडाउन हो रही है हीलियम में, ठीक है, और ये प्रोसेस चलता रहता है, और उसके बाद फिर जो है आगे जाके और प्रोसेस होते रहते हैं। तो ये क्या है? ये चेन रिएक्शन होती है पूरी की पूरी, और एक बार हाइड्रोजन शुरू हुआ और टूटता रहता है, हीलियम के अंदर कन्वर्ट होता रहता है। तो ये न्यूक्लियर फिजन हुआ ना, समझ में आया? अरे एक बात बताओ, हाइड्रोजन कितना होता है और हीलियम कितना होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? 1H1। और ये क्या होता है? He2 4। He2 4, 2He4। हाँ सर, 2He4। हाँ, तो अब आप बताओ, हाइड्रोजन हल्का है कि हीलियम हल्की है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल के क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन मिल, कई सारे हाइड्रोजन मिल के हीलियम बना रहे हैं। आप देखो ना, आगे बढ़ रहे हो आप पीरियोडिक टेबल में, बड़ा एलिमेंट बना रहे हो। तो आप खुद सोचो, फिजन में क्या होगा? विखंडन का मतलब तो टूटना होता है, जब एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस ब्रेकडाउन हो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। समझ में आ रहा है? तो वो फ्यूजन है, टूटना है वो। लेकिन फिजन में क्या होगा कि एक छोटा न्यूक्लियस है, वो जुड़ जुड़ के कई सारे बड़े एटॉमिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, यानी कि न्यूक्लियस का बड़ा होगा, है ना? तो बड़ा होगा तो न्यूक्लियर फिजन हुआ ना, वो नाभिकीय संलयन हुआ ना। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, तारों की ऊर्जा का स्रोत, स्टार्स की, वो सब क्या है? वो सब न्यूक्लियर फिजन है। समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। करो। चलो आगे नेक्स्ट। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? बहुत ही थका हुआ क्वेश्चन। थर्मोस्टेट अगर आप जानते हैं तो आप कर लेंगे। क्या होता है? सी गुरुजी सी। हाँ, टेम्परेचर को मेंटेन रखना। थर्मोस्टेट का काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन रखना। थर्मोस्टेट जो होता है ये आपको रेफ्रिजरेटर्स में मिलेंगे, ठीक है? कंप्रेसर के जस्ट पीछे ऊपर वाली साइड में आपको मिलेगा थर्मोस्टेट लगा हुआ, कभी देख लेना, कभी किसी का फ्रिज खराब हो तो। चलो, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि? सी इसका। सी सर। तो सी है, भूमि में पानी नहीं होता, अतः ये सख्त होकर जड़ों पर दबाव डालती है जिससे वह लंबी हो जाती है। पक्का? जी गुरुजी। और कोई इसका आंसर देना चाहेगा? मंजू जी, आंसर? अरे हमारी किरण जी आई कि नहीं आई? उनके काम खत्म हुए हैं? किरण मैडम माइक के गए गुरुजी। अभी आई तो थी यार, किरण जी आई थी अभी। चलो खैर, हाँ, किरण जी कहाँ की? मायके गई हैं?
क्या कह रहे हो? सुन नहीं पाया मैं। हाँ, आंसर इसका 83 का। भैया सही आंसर गलत है, सॉरी। बी होगा सर। SORRRY। हाँ, जी कौन सा आंसर इसका? सी गलत हो गया, मैं ये कह रहा हूँ। अरे मैंने बी सॉरी लिखा, आंसर है। सॉरी गलत हो गया आंसर आपका। श्वेता आप बताइए क्या आंसर होगा? सर बी सर गेस बी। कोमल जी, कोमल यादव जी। सर डी। डी। अच्छा, किसी को डी नहीं लग रहा? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। अब मेरे को लग रहा है। आपको लग रहा है? चलिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, याद रखिए। अब ऐसा क्यों होता है समझ लीजिए। यार मरूसली पौधों की बात हो रही है, आप देखो समझो इस चीज को ना। डेजर्टियस जो आपको प्लांट है या फिर वेजिटेशन है उसकी बात हो रही है, डेजर्ट वाले। तो अफकोर्स आप जानते हैं कि डेजर्ट के अंदर जो पानी का लेवल है वो बहुत नीचे होता है ना, पानी बहुत कम होता है। तो जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, उनके जो टिश्यूज होते हैं वो नीचे फैलते जाते हैं, रूट्स नीचे जाती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि रूट नीचे पानी होगा, है ना। तो ये पानी की तलाश में नीचे जाती रहती है, और एक टाइम आता है जब पानी मिल जाता है तो फिर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन जाते रहते हैं। ठीक है ना। तो याद रखो ऐसा कुछ नहीं होता कि भूमि में पानी नहीं होता और सख्त होकर दबाव डालती, कुछ नहीं है ऐसा। आंसर होता है आपका जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, याद रखिए। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड की बात हो रही है, तो पिट्यूटरी है इसमें। हाँ, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, और पिट्यूटरी आपको कहाँ मिलेगी? हाइपोथैलेमस। और जो आपकी छोटी वाली कौन होती है? ब्रेन। ब्रेन नहीं, ब्रेन में तो है ही है, पीनियल। हाइपोथैलेमस और पीनियल के बीच में आपको मिलती है, बीच में मिलेगी। ठीक है। और पिट्यूटरी होती कितनी है? सबसे छोटी ग्लैंड है, अगर आप देखो तो लगभग कितने ग्राम की होती है? 0.6 ग्राम। अगर कोई पूछे आपसे, पिट्यूटरी सिर्फ 0.6 ग्राम की होती है। और सबसे हैवी कौन है, सबसे बड़ी कौन है? इनमें कोई भी नहीं है, लिवर। लिवर सबसे बड़ी ग्लैंड है, लगभग 1.5 से 2 किलो के आसपास का होता है आपका लिवर। ठीक है, कलेजा जिसको बोलते हो। लिवर खाया कभी किसी ने? जो नॉनवेज खाते होंगे उन्होंने खाया होगा। चलो, एंजाइम्स मूलतः क्या होते हैं? बता ही चुका हूं मैं आपको। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं ना, अमीनो एसिड्स या फिर पेप्टाइड्स की चेन होती है, और कुछ भी नहीं है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? पित्त का मतलब बाइल, बाइल जूस, मैंगो जूस। गॉल ब्लैडर सर। गॉल ब्लैडर सर, सी। सर गॉल ब्लैडर में तो स्टोर होता है मेरे ख्याल से। तो क्यों गलत कर रहे हो? पैनक्रियाज। लिवर है सर। लिवर में क्या होता है? बनता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर में ये देखो, ये आपका इस तरह से लिवर होता है। ठीक है, लिवर के जस्ट यहीं से निकला हुआ एक ग्रीन कलर का आपको मिलेगा एक सेक्शन, ये आपका गॉल ब्लैडर है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे, ऐसे आपका यहाँ पे एब्डोमिनल लगा होगा। ठीक है, उसके जस्ट इधर आपको लिवर मिल जाएगा पीछे। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ये गॉल ब्लैडर है, और ये आपका लिवर है। तो लिवर के अंदर जाके, लिवर ऐसा होता है कुछ, देख लो इस शेप का। तो लिवर में जाके बाइल जो है वो क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। तो निर्माण की बात हो रही है ना, प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो ये कहाँ बनेगा? लिवर में बनेगा। अगर ये कहता है निर्माण की जगह कहाँ पे स्टोर होता है, स्टोर को हिंदी में क्या कहते हैं? इकट्ठा होता है, लाइक, है ना, संग्रहित होता है, इकट्ठा होता है। तो फिर आप अपना आंसर करते हैं पित्ताशय की थैली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, गॉल ब्लैडर आंसर नहीं होगा, क्या होगा? लिवर होगा। और पढ़ाया हुआ है यार ये चीज, तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? लिवर आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी कठोरतम धातु है? बोलो। डी सर। टंगस्टन। टंगस्टन बिल्कुल नहीं। बल्ब लो, बल्ब। ठीक है, बल्ब के अंदर टंगस्टन आपको मिल जाएगा, उसको आप हाथों से तोड़ सकते हो। लोहा सर। नहीं। प्लेटिनम। अगर मैं आपको प्लेटिनम। प्लेटिनम। प्लेटिनम आंसर आपका। ठीक है, याद रखो प्लेटिनम। तो प्लेटिनम जो है वो बहुत ही कठोरतम धातु है। ठीक है, याद रखो। लोहा, सोना, ये सब क्या, अब देखो लोहा है, लोहे की बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो उनका आप मोड़ लेते हो, हाथ से तोड़ लेते हो आप, है ना। सोना भी अगर आप चाहो तो मोड़ सकते हो। चूड़ी है, मान के चलो, चूड़ी को आप थोड़ा सा प्रेस करो तो मुड़ जाएगी।
टंगस्टन भी टूट जाएगा, प्लैटिनम नहीं टूटता, प्लैटिनम हार्ड होता है, ठीक है। और सुनो, डायमंड से भी ज्यादा हार्ड कौन है? प्लैटिनम। डायमंड से भी हार्ड होता है प्लैटिनम, और महंगा भी होता है डायमंड से। परमाणु की नाभि में होते हैं, नाभि मतलब नाभिक में, न्यूक्लियस में। जी, क्या मिलेगा आपको? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होते? बोलो, सिंपल सा क्वेश्चन। कौन सा ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, एकमात्र एलिमेंट जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स नहीं होते? Is it nitrogen? सॉरी, नाइट्रोजन में 7 होते हैं। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। पहला एलिमेंट है और सबसे शैतान एलिमेंट है ये पीरियोडिक टेबल का। चलो क्या है, कभी आपकी पीरियोडिक टेबल जो है ना, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपके स्टैटिक के अंदर मैंने एक टॉपिक पीरियोडिक टेबल का मेंशन करा हुआ है 140 टॉपिक्स में। तो ये भी क्या पढ़ेंगे। आंसर था उसका? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो बोला ना? आपने नाइट्रोजन बोला ना? हाइड्रोजन बोला। सर हाइड्रोजन ही बोला था उन्होंने। आई थॉट आपने नाइट्रोजन बोला। सर मुझे मैंने क्या लगा था मैंने हाइड्रोजन 7 बोला, तभी मैंने 7 बोला था। हाँ हाइड्रोजन है तो सही है। पता नहीं आवाजें कुछ ज्यादा ही कान में आ रही हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? किसने आंसर किया था? गुंजन। 89 बताइए। कौन सा कथन चीन के बारे में सही नहीं है? मुझे सी चीन। सी पक्का? सर पक्का तो आप बताओगे, मैं तो सी बता रहा हूँ सर। ठीक है, सही है। ठीक है अब सर। इसमें कुछ आपको बताना नहीं है, ठीक है। अब ये चीजें आप जानते ही हो, क्योंकि जो चीजें हैं। अब ये बताओ नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपको चीजें पता भी होंगी कई सारी। अगर एक दो भी अगर आपको पता तो आप मैच कर लोगे। जैसे मैं ख्याल कीनिया की कैपिटल आप जानते होंगे, नैरोबी। 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 हाँ जी, तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा इससे? ब्राजील, ब्राजीलिया, क्यूबा इज हवाना, तो ब्राजील की ब्राजीलिया हो गई है ना, क्यूबा की क्या हो गई? अच्छा कीनिया की तो नैरोबी लगा दो, क्यूबा की क्या हो गई? हवाना, जाम्बिया की हो गई लिसाका। तो देख लो जो भी है, कौन सा बन रहा है? सर बी बन रहा है, चलो बी लगा लो। यहाँ से आपको 4 स्टेट की कंट्री की कैपिटल्स भी आपको मिल गई। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, सबसे ज्यादा खेती जो होती है वो कहाँ पर होती है? सघन का मतलब समझते हैं? सघन का मतलब ये हो गया जो लैंड के ऊपर की खेती है, और उसमें भी स्पेशली जो आपकी सॉइल है ना, सॉइल की बात करें तो सॉइल कम पानी लेती है, तो ऐसी जो खेती होती है उसको सघन खेती कहते हैं। तो कौन से कंट्री में होगी वो आपसे पूछ रहा है। सर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक है। तो इंडोनेशिया में होती है, इस चीज को ध्यान रखो। यहाँ पर एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि सघन में हम ये भी लेते हैं कि जो पॉपुलेशन होती है आपकी, है ना, पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है यहाँ पे, इस चीज को ध्यान रखो। जैसे एक होता है ना घनत्व, कहते हैं जनसंख्या घनत्व का, आपने नाम सुना होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, है ना। और उसी ये घनत्व से ही आप निकाल लीजिए घन, तो ये घन वहीं से निकला है। और सघन का मतलब उस तरह की क्रॉप की तो बात हो रही है, मतलब एक ऐसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन जहाँ पे लोग भी ज्यादा हैं और पॉपुलेशन क्रॉप जो है वो भी ज्यादा है, कल्टीवेशन भी ज्यादा है। तो उस तरह की खेती जो होती है ना, उसको सघन खेती कहते हैं। और ये कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया में, ठीक है। मतलब लोगों के ऊपर ज्यादा अमाउंट ऑफ कल्टीवेशन है, उसी को सघन खेती कह रहे हैं। जनसंख्या के साथ खेती है वो, तो वो इंडोनेशिया में होती है। अब ये आप याद कर लीजिए, उसमें कुछ ज्यादा बड़ी फैक्ट नहीं आपको बतानी। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर क्या है? जहाजी नहर का मतलब इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया एक चीज के मामले में और फेमस है सर, क्या है पॉपुलेशन में? बताइए किसमें? पूछ रहा हूँ सर आपसे।
इंडोनेशिया किस मामले में फेमस है? मुझे इतना पता है इंडोनेशिया में लास्ट टाइम के जो गेम्स हुए थे, एशियन गेम्स, वो यहाँ पे खेले गए थे। शायद मुस्लिम सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में, सर हाँ, ऐसा सबसे है। ज्यादा मुस्लिम कंट्री है। हाँ, सबसे बड़ी मुस्लिम हाँ? कंट्री है। हाँ, सही है। हाँ, सबसे ज्यादा मुस्लिम्स हैं। सही है। लगता तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा। अरे ना ना, पाकिस्तान मत बोला करिए। इट्स PAPISTAN। ठीक है, चलो खैर। हाँ, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी होगी? अरे मजाक करो, सीरियस मत लेना। जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस नहर से बहुत ज्यादा होता है। नील नहर, पनामा, सू नहर, सुएज नहर। और इस नहर की खास बात पता है क्या है? मतलब इस झील की खास बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये नहर नहीं है, झील ही है एक तरह से, लेकिन इसको नहर बोल देते हैं, वो अलग बात है। ये क्या करती है, जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, प्लस जो आपका रेड सी है, लाल सागर, इन दोनों को ये कनेक्ट करती है। तो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट भी करती है, जोड़ती है ये। इसका नाम है स्वेज नहर। ठीक है। हाँ, और अगर आपको याद हो तो इसके पूछे जाते हैं कि इसके इंजीनियर कौन थे, तो इसको बनाया था फर्डिनेंड लेसेप्से ने। नाम तो मुझे स्पेलिंग देख लेना, फर्डिनेंड, FERDINEND, फर्डिनेंड, ठीक है, LASE, लेसेप्से, PSE, लेसेप्से। आप नाम याद रखो ना, क्या दिक्कत है। फर्डिनेंड लेसेप्से इन्होंने बनाया था, ठीक है। कब बनाया? तो 1869 की बात है, 1869 में बना के दिया था, और तब से सुएज नहर यूज हो रही है। ठीक है ना, बोलो, फ्रांस से मिलेगी आपको ये। चलो आगे है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक केंद्र कौन सा है? यानी कि उन रॉक्स का नाम बताइए जहां पे आपको सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलेंगे। ये बहुत फेमस है। कौन सी? बी नहीं, बी फॉर बॉम्बे। हाँ, बी फॉर बॉम्बे, धारवाड़। यस, कर्नाटक जो है ये बहुत फेमस है, याद रखो। कर्नाटका जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है मिनरल्स के लिए, रॉक मिनरल्स के लिए बेसिकली, ठीक है ना। और अगर आपको याद हो तो अपने कौन से मंत्री हैं जो यहाँ से हैं? आपके कोल मंत्री है ना, कोल मिनिस्टर, क्या नाम है उनका? धर्मेंद्र प्रधान। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है धारवाड़, ठीक है, कर्नाटक, धारवाड़। जी, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से अक्साई चिन्ह का भाग है? बहुत बढ़िया, अगर आपने उस दिन अच्छे से पढ़ा तो आप कर लोगे। अब बताइए। अच्छा, एक दिन पता क्या हुआ, मैं आपके लिए पेपर सेट कर रहा था, तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा, अभी आगे आने वाले टेस्ट्स में होगा वो। उसमें ये पूछा गया है कि कौन सी रेंज है जो सबसे नीचे आपको मिलेगी। जैसे एक लिखी है काराकोरम, एक लिखी है जास्कर, एक लिखी है ट्रांस हिमालयाज, ठीक है, और एक लिखी हुई है यहाँ पे लद्दाख। आपसे कह रहा है कि सबसे साउथ में कौन सी? जास्कर। जिसने पढ़ा अच्छे से वो अपना आंसर कर लेगा। तो जास्कर सबसे नीचे है ना। यस सर। तीनों की तीनों क्या है? ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, ट्रांस हिमालयाज तो कुछ है ही नहीं, ये तो तीनों ट्रांस हिमालयाज का हिस्सा है। यस सर। अक्साई चिन्ह का भाग है, अगर ये इंडिया, ये भारत का काराकोरम। मैप सर है, फर्स्ट आएगा काराकोरम काराकोरम श्रेणी। तो ये अक्साई चिन्ह है। अब आप बताइए कौन अक्साई चिन्ह का भाग है? काराकोरम श्रेणी। ए सर, काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज, ठीक है। रेंज। शिवालिक तो नीचे हो गया, छोड़ दो उसको। कश्मीर कहाँ है? कश्मीर तो ये रहा नीचे, ये वाला जो सेक्शन आप देखो, ये जम्मू कश्मीर का लगता है। लद्दाख, लद्दाख का जो प्लेट्यू है वो नीचे पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ। हालांकि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ पे ये लद्दाख ही है, लेकिन ये लद्दाख प्लेट्यू यहाँ पड़ेगा। वो उसने पूछा अक्साई चिन्ह, तो अक्साई चिन्ह में आपका काराकोरम रेंज आती है। पूरी ऐसे आ रही है काराकोरम रेंज, ऐसे वो अक्साई चिन्ह में चली जाती है, ठीक है। अपने लद्दाख में भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां पे भी जाती है। चलो ये मिलाओ, ये भी इजी क्वेश्चन है। सर बी। डैम्स मिलाने आपको। भाखड़ा किस पे होगा? ऑफ कोर्स पंजाब में, आपको पता है। सतलुज। हीराकुंड उड़ीसा में। महानदी। 4321। महानदी। हाँ, नागार्जुन। कृष्णा। कृष्णा। पेरियार, ठीक है। तो देख लो जो भी आपका आंसर सही है। कौन सा आएगा? सर बी आएगा, 4321। ठीक है, नेक्स्ट करो। नई एकल यूरोपियन मुद्रा का नाम क्या है? हाँ, ये अभी यूरोपियन यूनियन ने अपनी मुद्रा भी चेंज करी है, तो आपको बताना है कि मुद्रा का नाम क्या है। पीसो, यूरो, पाउंड या स्टर्लिंग? स्टर्लिंग। स्टर्लिंग, ठीक है, याद रखो। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो पाउंड के साथ साथ क्या यूज करते हैं? स्टर्लिंग यूज करते हैं। तो
पाउंड तो पहले ही थी, ठीक है, लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जो आजकल स्टर्लिंग भी यूज कर रहे हैं। जैसे आप देख लो इसको ही, ब्रिटेन को ही ले लो, तो ब्रिटेन की अगर कभी आप करेंसी सर्च करोगे तो स्टर्लिंग भी साथ में दिखाएगा आपको, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो। चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं? चकमा ये एक ट्राइब होती है, इस ट्राइब को आपसे पूछा जा रहा है कि ट्राइब क्या कर रहे हो जी सर? बांग्लादेश। जी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बांग्लादेश। ये थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस हो जाते हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। चकमा जो जनजाति है आपको बांग्लादेश में मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय वकील संगठन ने 6 दिसंबर 1995 को अंतरराष्ट्रीय मानवता संस्थान की स्थापना करी। आपसे कह रहे हैं कि इसके अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, मत करिए, क्योंकि ये पुराने हो गया क्वेश्चन ये, ठीक है। 98 आप मत करिए बिकॉज ये उस टाइम की अपॉइंटमेंट है। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुशवंत सिंह की आत्मकथा आपसे पूछी जा रही है, बताइए जी। बी ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलिस। ये तो नहीं है। उस सूफी संत का नाम बताइए जिसकी दरगाह चरारे शरीफ को उग्रवादियों द्वारा 1995 में जला दिया गया था। ये क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा आपसे, बता दिए फिर भी आंसर आपको पता हो तो। शेख वली, तो शेख वली जो है इनकी दरगाह को जला दिया गया था, ठीक है, खत्म हो गया। तो खत्म, एंड करें इसको। अब आप बता दीजिए जितने भी टोटल क्वेश्चंस हैं आपके 100 इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप फिर से पूछना चाहें, कोई ऐसा जिसका एक्सप्लेनेशन आप चाहें? 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे, ठीक है। कल अब आपको शेड्यूल तो दे दिया गया, आपने देख लिया होगा आई गेस। सर 100 में से कितना स्कोर होना चाहिए मिनिमम? आप एक बात बताइए, आप लोगों का कितना आया? किसी ने ईमानदारी से टेस्ट दिया तो बताइए कितना स्कोर आया आप लोगों का, तो उस बेसिस में बताऊं। लास्ट सर 66 बन रहे हैं। 100 में 66 बन रहे हैं जी, बढ़िया है। और बाकी बताएं जरा। नेगेटिव नहीं काटे सर, इसमें माइनस में से नहीं काटे हैं, फिर तो कम हो जाएंगे सर, माइनस कट जाएंगे तो। अंजू जी कितने आए? करे नहीं क्या? अच्छा किसी ने करे तो बता दो कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग। वैसे मेरे ख्याल से अगर इस पेपर में अगर आप 70 to 80 या 75 तक अगर कर पा रहे हैं, जितनी अगर आपने, वो भी तब प्रोवाइडेड कि आपने पहले जीएस पढ़ रखी है। हाँ सर वही है सर। अगर आपने नहीं पढ़ रखी पहले अच्छे से, फिर तो अगर आप मान के चलो 20-25 ही कर पा रहे हो, तो फिर वो उसका मेन रीजन ये कि अभी आपने पढ़ी नहीं है। तो जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर समझ में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं इतना सारा मॉक टेस्ट करने के बाद फायदा पता क्या होगा आपको, इस बात को समझो। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चंस होते हैं। एक वीक में आप 100 कर रहे हो तो एक महीने में कितने हो गए जीएस के क्वेश्चंस? 400। और अगर आप मान के चलो कि आपका एग्जाम 5 महीने पे हो जाता है, 5 महीने के बाद, तो आपको 2000 एमसीक्यूज मिल रहे हैं यार। और ये 2000 एमसीक्यूज जो हैं वो तो है ही है, प्लस आप साइंस के भी तो करते हो 25 क्वेश्चंस हर हफ्ते। यस सर। 25 नहीं बल्कि हर हफ्ते आप 2 करते हो ना क्लास, तो 50 सर हो ये गए। तो 50 लूसेंट के ऑब्जेक्टिव में सेट कर रखे क्वेश्चन आपने जी। 200 हो गए, और 200 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे 1000, यानी कि टोटल आपको आपके एग्जाम से पहले 3000 अगर एमसीक्यूज मिल जाएंगे, तो यार उन 20 क्वेश्चंस में से अगर हम बात मान लें कि करंट अफेयर्स आपको वहां से मिल जाएंगे जो हम लोग कर रहे हैं, तो बाकी 15 क्वेश्चंस में से 3000 में मिलने चाहिए मेरे ख्याल। सर डीएसएसबी से कुछ पता नहीं है सर। लेकिन डीएसएसबी इतना टफ भी नहीं है दोस्त, ये भी तो आप देखो। अरे नहीं सर कुछ नहीं कर सकते। प्रेडिक्टेबल तो कुछ भी नहीं है। मैं अभी घर से बाहर निकलूं मेरी एक्सीडेंट हो जाए, प्रेडिक्टेबल तो वो भी नहीं। कल आपकी क्लास कौन लेगा फिर बताओ? लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन डू एफर्ट्स ओनली, है ना, बिकॉज वही हमारी एक्सेसिबिलिटी में इस टाइम पे। चलिए कुछ और अगर किसी ने पूछना तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो फिर एंड करें क्लास को। एनी डाउट्स? नो सर। चलो फिर बाय बाय। सर जो दूसरा वाला मॉक टेस्ट दिया था ना सर आपने, जी ये इसके कंपैरिजन में टफ है सर।
इसके कंपैरिजन में टफ था। हाँ 31 वाली डेट क्यों दिया, 31 जुलाई वाला दिया जो, हाँ 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 वो ही मैंने लगाया सर, उसमें तो क्वेश्चन निकल ही नहीं रहे। सर, लेवल हर पेपर का अलग अलग होता है। अब जैसे इसके बाद वाला जो आप पेपर देखोगे ना, उस पेपर में लेवल थोड़ा सा इजी है, क्योंकि उसमें पता क्या है, उसमें मैंने एसएससी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे थे, उसमें मैंने मंडी परिषद के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे हैं, उसमें मैंने रेलवे के क्वेश्चन भी इंक्लूड करे हैं। ये वाले तो उसमें लूसेंट से दे रखे हैं सर आपने सारे क्वेश्चन, जो पहले वाला ये वाला लूसेंट में क्वेश्चन है सारे देख रखे हैं। अरे नहीं है लूसेंट में, कुछ हद तक जीएस के क्वेश्चंस है, लूसेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन ये पूरे लूसेंट के नहीं है। पूरे तो नहीं है सर। हाँ, लूसेंट में मानता हूँ कि उसमें क्वेश्चंस तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, बट आंसर्स पे थोड़ा विश्वास कम करिएगा। ऐसा कहा जाता है लूसेंट में आंसर सही नहीं है, मतलब सबके नहीं, बट स्टिल आंसर्स गलत हैं लूसेंट में, तो आप ध्यान रखो। स्पेशली फिजिक्स में तो मैंने नोटिस करे हुए हैं। हाँ जी, अगर नेटवर्क सही है तो फिर करंट अफेयर कर सकते हैं कल वाली क्लास से? अभी नहीं सर नहीं। बाकी लोग क्या कहते हैं? अरे गुरुजी अब सोना भी तो है। सुना है करंट अफेयर्स का आप टाइम टेबल देखो, मैंने 3 क्लासेस इसलिए दे रखी हैं, ठीक है? तो सर फिर सर लूसेंट ना पढ़े सर, फिर गुरुजी लूसेंट ना पढ़े। लूसेंट से अच्छा है अगर आप एसएससी की कोई दूसरी बुक पढ़ लो। राकेश यादव 7300 सर, वो तो बहुत मोटी हो 7300 जाएगी। नहीं, अब तो वो आ गई है 7300 नहीं, अब वो आ गई है 11,000 समथिंग 700 ऐसी। वो लो, बहुत मोटी किताब है वो। तो क्या हुआ, रोज के 2 पन्ने पढ़ लो आप। अरे एक बार रीड कर लो, क्या दिक्कत है? 2 बार पढ़ लो, एक बार सुबह एक बार रात। सर लूसेंट ब्लू वाली सही नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड है सर वो तो, आप उसमें गलतियां हैं उसमें। नहीं, आप एमसीक्यूज की बात कर रहे हो या फिर आप डिटेल्ड वाली की बात कर रहे हो? वन लाइनर की बात कर रहा हूँ सर मैं। नहीं, हाँ उसमें तो गलतियां हैं, वन लाइनर ब्लू कलर की है जो। मुझे कवर पेज तो नहीं याद है। अगर आप बहुत गलतियां हैं सर उसमें। हाँ, उसमें गलतियां हैं, मतलब वो बदनाम है लूसेंट किसी चीज के लिए, ये गलतियां उसमें। हम तो सर वही पढ़ते आए हैं हमेशा से। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि गलतियां हैं, बट ये नहीं कि पूरी किताब ही गलत है, वो नहीं कह सकते ना, ठीक है? तो वन लाइनर कोई बुक सर, वन लाइनर के लिए? वन लाइनर की बता दो ना, एसएससी वाली आप ले सकते हो। एसएससी की आती है एमसीक्यू है सर उसमें तो, राकेश यादव की एमसीक्यू है। हाँ, तो आप वाली भी तो वन लाइनर ही है, एमसीक्यूज ही तो वो एक भी, बस उसमें मतलब वन लाइनर में सीधा आंसर होगा, एमसीक्यूज में आपको आंसर्स के साथ साथ थोड़े और भी चीजें मिल जाती हैं, ऑप्शंस मिल जाते हैं। सर एमसीक्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वन लाइनर थोड़ा याद हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे कंटिन्यू कर लो। वन लाइनर तो एज सच एसएससी बनाता नहीं है ना, बात ये है। या अगर आपको लेना है फिर आप घटना चक्र पढ़ लो, लेकिन वो लेवल थोड़ा ऊपर हो जाएगा, डीएसएस भी लेवल नहीं है फिर वो। घटना चक्र भी वन लाइनर दिया हुआ है, लेकिन घटना चक्र में एमसीक्यूज भी हैं, दोनों हैं, तब आप देख लो उसको। घटना चक्र इज गुड बुक। अब जैसे मेरा है यूपी पीसेस का, तो हम घटना चक्र पढ़ते हैं, है ना? जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी की फिर मेरे पास किताब है लक्ष्मीकांत, फिर मैं उसको पढ़ता हूँ, मजबूरी है मेरी, क्योंकि बिना लक्ष्मीकांत को पढ़े आप पीसेस का एग्जाम नहीं निकाल सकते। तो घटना चक्र भी बिना पढ़े आप वो सर जो यूपीएससी में नहीं था, शरीफ हसन कौन है जो मतलब सबसे वो कम एज का, उसने तो पता, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी नहीं थी। अच्छा, वो जो मोहम्मदन है आईपीएस जो बना है। हाँ सर, उसका मैंने इंटरव्यू देखा था। हाँ, तो उसने कहा लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी नहीं पॉलिटी की बुक। सर आप एक बात बताओ, सिंपल सी चीज है कि अगर 50 यूपीएससी के या फिर स्टेट पीसीएस के टॉपर हैं, मान के चलो, उन 50 में से अगर आप 50 से 50 से बात करोगे तो शायद एक ही विरला निकला, वो हसन है ना? हाँ जी सर है वो, ठीक है, सबसे मैं मानता हूँ सबसे कम एज में आईपीएस बन गया वो। अभी उसकी एज शायद मेरे ख्याल से 25 साल है सर, 22 साल थी उस टाइम। 22 साल, 22 बताओ, 22-23 साल की उम्र में वो पीसीएस आईपीएस बन चुका है वो। तो अब 50 में से अगर आप बात करोगे तो एक पर्सन ही वो मुझे ऐसा दिखा जिसने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी। और मैं आपको बताता हूँ कि अमूमन जो यूपी पीसीएस हो गया या फिर सेंट्रल सिविल सर्विसेज हो गए, उनके इंटरव्यूज मैं देखता हूँ सर। मैं नोटिस करी है बात, इसलिए पूछा आपसे मैंने। हाँ, मतलब नहीं, बिना लक्ष्मीकांत का नहीं हो सकता है, झूठ बोल रहे हैं। इसलिए तो पूछा ना सर आपसे। अब ये नहीं कह सकता ना मैं कौन सा उसके साथ बैठ के उसको देखता था क्या पढ़ता है। नहीं, इंटरव्यू देखा था सर मैंने उसको। नहीं, मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात हो गई, बिकॉज लक्ष्मीकांत से अच्छी किताब पॉलिटी के लिए आज तक बनी। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि जो महेश बर्णवाल है उसकी समरी है पॉलिटिक्स के ऊपर, इंडियन पॉलिटी के ऊपर, वो ठीक है, अच्छी है, बट स्टिल लक्ष्मीकांत इज आई गेस ब्रह्मास्त्र एज फार एज इंडियन पॉलिटिक्स इज कंसर्न। वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटिक्स की भी बात नहीं करते हैं, बिकॉज पॉलिटिक्स में आपको क्या लगता है सिर्फ ये थोड़ी होता है जो ये करते हैं एमए वगैरह करते हैं पॉलिटिकल साइंस से, नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पढ़ते,
कॉन्स्टिट्यूशन तो सिर्फ एक छोटी सी ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस की, और पता नहीं क्या क्या है पॉलिटिकल साइंस। बहुत, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं तो 8 से 9 सब्जेक्ट है। मेरा एक फ्रेंड है दिल्ली में ही रहता है, वो तिलक नगर में, तो वो पॉलिटिकल साइंस से DU से MA कर रहा है, ठीक है। तो उसने मुझे एक दिन सब्जेक्ट्स बताया था यार कि बहुत अजीब चीजें हैं, मतलब तो बहुत डिफरेंट है। चलिए खैर एंड करें, कुछ लोगों को सोना होगा। सबको सर। जी आप तो हमारा DSS भी पास करवा दो। देखो भाई, जिसको जाना है आप जा सकते हो, मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला, ठीक है। जिसको जाना है आप चले जाओ। योगेन जी बात कर रहे हैं तो मैं उनकी तो सर फोन पे कर लेंगे, कोई बात नहीं सर, क्यों डिस्टर्ब हो रहे लोग। ठीक है सर, अरे नहीं, एंड करो सर। जिसको जाना है वो चला जाए, मैंने हाथ थोड़ी पकड़ के रखा है किसी का। अब आप पूछ रहे हो तो मेरा तो काम है ना बताना, और मेरे पास टाइम, अगर मैं बिजी होता मैं आपको बोल देता, नहीं योगेन जी अभी नहीं बता सकता मैं आपको। मुझे ज्ञान आपसे मिल सकता है और कहीं मिलता नहीं, इसलिए पूछ लेते हैं आपसे हम। भाई ऐसा मत बोलिए, बेइज्जती मत करा करिए आप लोग, गंदी बात है ये। मजे लेने लगते हो आप लोग मेरी। नहीं बोलिए, ऐसा नहीं है, तो ऐसे ही लगता है। चलिए फिर, ओके गुरु जी, नमस्ते। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता। एक GC वर्मा एक करके हैं, अगर आपने नाम सुना हो। जी बताइए। GC वर्मा, तो ये बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं। कभी आप इनके लेक्चर्स वगैरह सुनिएगा फिजिक्स के, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स में मुझे कुछ आता ही नहीं है जब मैं इनको सुनता हूँ। बहुत बड़ी तोप है ये भाई साहब, तोपची इंसान है। IIT कानपुर की फैकल्टी है ये, IIT कानपुर की। और एक HC वर्मा का आपने नाम सुना होगा, GC वर्मा, HC वर्मा, HC वर्मा, दोनों बहुत बड़े तोपची हैं यार। चलो खैर, बाय बाय। मेरा बड़ा मन है कभी मैं इनसे मिलूं। मीटिंग एंड क्यों नहीं हो रही? सर आप छोड़ ही नहीं रहे। अरे भाई एंड मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, एंड नहीं हो रही है। हो गई। चलो बाय, गुड नाइट। ओके गुरु जी।